नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की का इलेक्शन स्पेशल एपिसोड। हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। 3 राज्यों की कुल 296 सीटों पर 6 घंटे की वोटिंग पूरी हो चुकी है। आज असम, केरल, पुडुचेरी में मतदान हो रहा है। आपसे थोड़ी देर में 1 बजे तक के मतदान का आंकड़ा आ जाएगा, वो मैं आपको अपडेट करूंगा। 11 बजे तक का जो डेटा आया है उसके मुताबिक असम में 42% मतदान हुआ है, केरल में 36% मतदान हो चुका है और पुडुचेरी में 40% वोटिंग हो चुकी है। असम में कुल 126 विधानसभा सीटों पर 41 पार्टियों के 722 कैंडिडेट्स इस वक्त मैदान में हैं। केरलम में लगभग 2 करोड़ 70 लाख वोटर हैं, 890 कैंडिडेट्स हैं जिनमें से जनता अपना नेता चुनेगी। और पुडुचेरी में 20 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं जिनके कुल 294 कैंडिडेट्स आज चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तीनों राज्यों में करीब 10 लाख से ज्यादा वोटर्स पहली बार वोटिंग करेंगे। असम में बीजेपी ने हैट्रिक लगाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। 2021 में लगातार दूसरी बार बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था और उसके बाद सत्ता संभाली हेमंता बिस्वा शर्मा ने। इस बार भी बीजेपी हेमंता के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी असम में खोई जमीन वापस पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। केरलम की बात करें तो यहां पर 140 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। 2001 में पिनराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ ने 99 सीटों के साथ एक ऐतिहासिक जीत की थी और वापसी की थी। दूसरी बार चुनाव जीता था। 1977 के बाद राज्य में लगातार दूसरी बार आने वाली ये पहली सरकार बनी थी। इस बार भी पिनराई विजयन को अपनी जीत की हैट्रिक की पूरी उम्मीद है। पुडुचेरी की बात करें तो वहां पर 30 सीटें हैं विधानसभा में जहां आज मतदान हो रहे हैं। पुडुचेरी में एन रंगास्वामी के अगुवाई वाली ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन है। वहीं डीएमके और कांग्रेस का एक अलायंस वहां पर चुनाव लड़ रहा है और इन दोनों गठबंधनों के बीच मुख्य मुकाबला है। एन रंगास्वामी ने 7 मई 2021 को चौथी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। रंगास्वामी पुडुचेरी में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं और इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तीनों चुनावों का अभी तक का मैंने आपको एक लेखा जोखा बताया। बाकी अभी वोटिंग परसेंटेज और आता है तो वो मैं आपको अपडेट करूंगा जैसे मैंने कहा। लेकिन पहले आइए, क्योंकि असम में आज है, इन तीनों राज्यों में असम में ज्यादा दिलचस्पी है लोगों को। उसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ खूब बयानबाजियां हो रही हैं और हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके की बातें करते हैं, एक पोलराइजिंग फिगर है, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी, जाहिर है उसको उम्मीद होनी चाहिए कि भाई तीसरी बार तो वो वापस आएगी सत्ता में। लगातार 2 बार हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ बीजेपी की सरकार रह चुकी है। अब ये तस्वीरें आ रही हैं, वो मतदान करने के लिए पहुंचे थे, शायद उनके सुपुत्र हों या परिवार के कोई व्यक्ति हों जो वोट डालने आए उनके साथ। तो हेमंता बिस्वा शर्मा सेंट्रल की फिगर है इस वक्त आसाम की। सारा चुनाव उन्हीं के इर्द गिर्द बुना गया है और लड़ा गया है। उन्हीं के बयानों पर जो है रिएक्शन कांग्रेस पार्टी को का आप देखते भी हैं। आरोप भी सारे इन्हीं के ऊपर लगते हैं। पाकिस्तान तक की बातें होती हैं असम के इलेक्शन में। और अब तो बात पुलिस की कार्रवाई तक पहुंची, जिस तरीके से इनके परिवार पर, इनकी पत्नी पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके 3 पासपोर्ट हैं, उनकी विदेश में संपत्तियां हैं। और इसका जवाब तो दिया ही हेमंता बिस्वा शर्मा ने। उनकी जो पत्नी ने कंप्लेंट की पुलिस में, उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा को ढूंढते हुए दिल्ली आ गई और पवन खेड़ा को जाना पड़ा कांग्रेस रूल्ड स्टेट तेलंगाना में बचने के लिए। और वहां उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी दाखिल की है। तो पहले जरा यही वाला मामला हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर पूरा असम का इलेक्शन भी डिस्कस करेंगे। पवन खेड़ा ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया था, क्योंकि कल हेमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी की तरफ से ऐसा वीडियो भी जारी किया गया जिसमें वो मीडिया से चेहरा छुपाते हुए दिखाई दे रहे थे। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि मैं जेल जाने से नहीं डरता, लेकिन मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं। हेमंता परिवार के कुछ और राज मुझे अभी खोलने हैं, इसीलिए मैं फिलहाल पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए यहां आया हूं। पवन खेड़ा के पक्ष में प्रियंका गांधी भी आ चुकी हैं। उन्होंने बाकायदा उनका नाम लेकर एक एक्सपोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि बीजेपी की तरफ से पवन खेड़ा पर किया गया बेशर्म हमला केवल उनके अहंकार और अपराध बोध को दर्शाता है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा है कि कांग्रेस का हर व्यक्ति और संविधान में विश्वास रखने वाला हर शख्स पवन खेड़ा के साथ खड़ा हुआ है। तो यह भी एक इलेक्शन का मुद्दा बन चुका है। तो आइए सुनते हैं पवन खेड़ा क्या कह रहे थे। पिछले 2 दिन से असम पुलिस क्या क्या हथकंडे अपना रही है। असम पुलिस तो नहीं अपना रही, असम के मुख्यमंत्री और शायद देश के गृह मंत्री क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली में मेरे फ्लैट पे 100 पुलिस वाले, छोटे से फ्लैट, 100 पुलिस वाले गए। मैं नहीं था, कोई नहीं था हमारे परिवार का, लेकिन वहां जाकर उन्होंने एक मेरी छोटी बहन
जो कोविड में नहीं रही, उसकी यादगार एक पुराना फोन था, वो उठा के ले गए। एक ऐसा लैपटॉप जो मैं कभी यूज नहीं करता, वो ले गए। एक आईपैड जो मैंने अभी इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया, वो ले गए। कहते हैं कि पेन ड्राइव 2 ले गए। अब हमें नहीं मालूम वो लेकर आए थे या लेकर गए, मुझे नहीं मालूम। कौन लाया, कौन ले गया, मुझे नहीं मालूम। खैर छोड़िए। अब मैं जहां भी जाता हूं या उनको लगता है मैं गया हुआ हूं, वहां ये पुलिस भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? सवाल ही तो उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। आप कांग्रेस पार्टी को चुप क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे चुप क्यों करवाना चाहते हैं? सवाल पूछे हैं, जवाब दीजिए। हम कहते हैं साहब ये कागज और ये जानकारी आई है, इसकी जांच कीजिए। पवन खेड़ा जी ने अपना पक्ष रख दिया तेलंगाना से। जो जो के घर से सामान मिला उनमें कुछ उन्होंने उसको ओन किया। एक पेन ड्राइव के बारे में उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम कौन सी पेन ड्राइव, कौन लाया था, कौन ले गया। हेमंता बिस्वा शर्मा के पास माइक पहुंचा। वो तो जैसे बोलते हैं तो बोलते हैं। उन्होंने कहा कि ये पवन खेड़ा जो है ये भाग गए। फिर उन्होंने किसी और नेता का नाम लिया कि अभी वो भी भागेगा। रिपोर्टर ने पूछा कि गौरव गोगोई? नहीं, बच्चा है। गौरव गोगोई नहीं, छोटा मछली नहीं पकड़ूंगा, बड़ा मछली पकड़ूंगा। बड़ा मछली कौन है? राहुल गांधी। ये जो एलिगेशन लाया, पूरा तीनों सरकार ने बोल दिया ये डुप्लीकेट कागज है। अभी तो जो लाया था एलिगेशन वही भाग रहा है। 2 दिन का बाद अखिल गोगोई भी भागेगा। कार्रवाई होगा क्या अखिल को या गौरव गोगोई के खिलाफ भी कार्रवाई होगा क्या? वो सबसे तो बच्चा है। हम बड़ा मछली को पकड़, गौरव गोगोई भी था। देखो हमें बड़ा मछली को पकड़ना है। मेरा तो चक्कर राहुल गांधी तक है। जरूर ये कागज पवन खेड़ा को हो सकता है राहुल गांधी ने दिया होगा। हमें तो वहां तक जाना है। कहाँ ये बच्चा लोगों का पीछे समय बर्बाद करना। अब जिनके पीछे जाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं कि इनका जेल जाना तय है। ये कहते हैं कि पवन खेड़ा जेल जाएंगे और उसके बाद राहुल गांधी तक मैं अपनी कार्रवाई पहुंचाऊंगा। ये बात भी करेंगे। पहले जरा इलेक्शन की रिपोर्ट समीर जी से ले लें। सर, क्या रिपोर्ट आ रही है? अच्छी वोटिंग हो रही परसेंटेज, मतलब अच्छा। आसाम में तो हमेशा से अच्छा वोटिंग परसेंटेज होता है। अगर पिछला चुनाव देखें तो 82% के करीब वोटिंग था और कहा जा रहा है कि इस बार भी वो 82 क्रॉस वोटिंग असम में कर सकता है। मतलब लोग खुलकर वोटिंग करने वहाँ पर निकल रहे हैं। तमिलनाडु और पांडिचेरी में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की पूरी संभावना इस बार, मतलब लोग खुलकर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। अब चुनाव परिणाम में इसका क्या असर होगा? खबर यही आ रही है कि आसाम में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार कंफर्टेबली बनाई जा रही है। अगर पिछला चुनाव देखें तो आधे % का भी फर्क नहीं था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के बीच में, लेकिन 25 सीटों का फर्क दोनों बीच में हो गया था। कांग्रेस गठबंधन को 50 सीटें मिली थी और बीजेपी गठबंधन को 75 सीटें मिली थी। तो आधे % के अंतर से 25 सीटों का फर्क 2021 के चुनाव में रहा था। तो इस बार क्या होने वाला है? इस बार कांग्रेस ने 3 गठबंधन अलग तरह से गठबंधन वहां पर किया है। जिस तरीके से हेमंता ने वहां पर जिस तरह के चुनाव प्रचार अभियान किया और सबसे बड़े प्रचारक और सबसे बड़े नेता वहां पर है, प्रधानमंत्री मोदी की वहां रैली रही है, अमित शाह जी ने वहां रैली की है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने हेमंता के साथ एक पर्सनल राइवरी की स्थिति बनाकर उनको सत्ता से हर हाल में बेदखल करना है, उसको लेकर जिस तरीके से पवन खेड़ा ने, तो दोनों हुए, ये भी पर्सनल हुए थे गौरव गोगोई के लिए, हमने कई बार बात की है। लेकिन आपका कहना यह है कि जनता के बीच में केंद्रीय मतलब सेंट्रल फिगर चेहरा जो है वो हेमंता ही है। निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। आसाम में पूरा चुनाव हेमंता के दम पर लड़ा जा रहा है, उनके नाम पर लड़ा जा रहा है, उनके काम पर लड़ा जा रहा है। और अपने जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, सेंट्रल फिगर वही है। उन्होंने इस चुनाव को राहुल गांधी बनाम हेमंता बना दिया है। गौरव गोगोई को वो अपने मुकाबले में नहीं मानते, वो कहते मेरी लड़ाई राहुल गांधी से है। अब राहुल गांधी ने क्या उस तरीके से चुनाव प्रचार किया, प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी थी आसाम की, क्या प्रियंका गांधी ने आसाम में उस हिसाब से संगठन काम और प्रचार अभियान किया? ये चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी जो लग रहा है कि कांग्रेस की स्थिति वहां कमजोर नजर आ रही है। अब आज दिन नहीं है पोल सर्वे की बात करने का, लेकिन उसमें कोई अच्छी तस्वीर तो कांग्रेस के लिए नहीं बताई गई, जो भी सर्वे आसाम को लेकर के आए हैं। अब वो कह रहे हैं बड़ी मछली में तो राहुल गांधी तक जाऊंगा। यही सब डिस्कोर्स इस चुनाव में असम में हावी रहा है, ऐसा आपको लगता है, या असम की जनता के इश्यूज हैं कुछ और? देखिए, असम की जनता के इशू क्या है? असम की जनता का इशू है कि नॉर्थ ईस्ट का वो प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो उनकी कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो इस 10 साल में जितनी कनेक्टिविटी हुई उतनी पूरे नॉर्थ ईस्ट की कभी नहीं हुई। असम की जनता का मुद्दा है, गुवाहाटी आप जाइए तो लगता है कि जैसे मतलब मुंबई का ट्रैफिक और दिल्ली का ट्रैफिक या कहीं का भी ट्रैफिक आपको लगेगा कि वो तो बहुत भला है। असम में सांस लेने के लिए नहीं है। अभी जाके फ्लाईओवर बने, अभी जाके रास्ते बने। असम में आप जाइए तो आपको अगर समझ में आएगा कि वहाँ की संस्कृति को लेकर तो श्रीमंत शंकर देव के नाम पर वहाँ के नामघर जो हैं उन सबको आगे बढ़ाने का काम हुआ। असम की मुश्किल क्या है कि 100 मुसलमान हैं तो शायद 60 या 65 बांग्लादेशी होंगे। फिर से दोहरा रहा हूं इसको, 100 मुसलमान घूम रहे हैं असम में तो 60 या 65 बांग्लादेशी होंगे।
किसको परेशान कर रहे हैं? वो जो असमिया संस्कृति वाले लोग हैं, उसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं, उनकी बात हेमंत विश्व शर्मा कर रहे हैं। फिर मुद्दे कहां से आते हैं? मुद्दे तो इन्हीं में से बीच में आते हैं। अब जब वो मुद्दे चलते हुए दिखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया, अरे इसको तो हमने, वो कांग्रेस वाले कहते हैं हंसते हुए कि हमने कुत्ते को बिस्किट दे दिया राहुल जी ने, भला हुआ हेमंता को नहीं दिया। अब इसके बाद व्यक्तिगत होना और व्यक्तिगत न होना कुछ रह जाता है क्या? और मैं फिर कह रहा हूं, हेमंत विश्व शर्मा ने पवन खेड़ा के लिए जो कहा वो उनके पार्ट पर बड़ा खराब है, अच्छा नहीं है, मुख्यमंत्री है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी हेमंत विश्व शर्मा से जिस तरह की दुश्मनी निकाल रही है और जिस तरह का एजेंडा चला रही है, वो जाहिर है। और उनको एक चीज और बुरी लगती है कि एक तो ये कि असम में ये मुख्यमंत्री है, दूसरा नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस जो जानबूझ के अमित शाह ने वो काम दिया कि यही आदमी है सब ठीक करेगा, वो उनको और ज्यादा संकट लगता है। पिछले 5 सालों में कम से कम 6 बड़े जनजातीय संघर्ष समझौतों में बदल चुके हैं, अब वहां पर शांति। आपकी रीडिंग क्या है? आपने पहले कहा था असम में बीजेपी आएगी तीसरी बार। नहीं, असम में निश्चित तौर पर आएगा, मुझे लगता है कि क्लीन स्वीप करेगी, उसमें कोई क्लीन स्वीप करेगी। क्लीन स्वीप करेगी। अच्छा सर, आपका क्या उसमें एक और जोड़ दूं, चूंकि सर एक मिनट, एक लाइन सिर्फ, क्योंकि जो 2023 का डिलिमिटेशन है ना, जिसकी हम लोग चर्चा कम सुनते करते हैं, 35 सीटें थी जहां पर सिर्फ मुसलमान तय कर ले तो सीट गई, 22-23 पे आ गई। अब 15 तो वो कम हो गई। नहीं, अब चुनाव परिणाम जैसा आएगा वो तो पता चलेगा, लेकिन जो बातें सुनने में आ रही हैं, जो सर्वे मैंने आपको बता रहा था, संगीत जी ने आपको कहा पिछले इलेक्शन में 1.5% वोट का अंतर, आधा परसेंट मान लीजिए, आधा परसेंट, बीच का ले लीजिए 1%, 1.5% है, वो एकदम नहीं है निकाला हुआ, ये है ना सर, है मेरे वोटिंग पास परसेंटेज का अंतर पिछली नहीं, बार। आधा 4% भाजपा और कांग्रेस में फर्क है, अलायंस में आधा %। नहीं तो अलायंस की बात की जाएगी। मैं फिर कह रहा सर हूं 29.67 मैं क्या सर बात ये कर रहा डाटा था? है। अलायंस में आधा सर, अलायंस में 29.6 हाँ 29.6%। मैं क्या कह रहा हूं, ये तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए जा रही है, वहां पर मतलब प्रयास कर रही है। पिछली बार अगर मान लीजिए आधा % अलायंस में अंतर था, इस बार जो सर्वेज ने बताया वो तो 25 सीट का अंतर था, वो तो कह रहे हैं 50 से ज्यादा सीटों का अंतर हो सकता है इस बार, 50 से ज्यादा सीटें, और मेरे ख्याल में 4% वोट का अंतर जो था वो बताया जा। चार फैक्टर इसमें है, मेरे पास जो डेटा है उसमें है 45% जो है वो एनडीए को आया था और 43.4% जो है वो महाजोत को आया था और 11.6% जो है वो अदर्स को वोट आए थे। यदि बीजेपी का और कांग्रेस का यदि आंकड़ा ले लेंगे तो 33.6% बीजेपी को आया था और 30% जो है वो कांग्रेस पार्टी को आया था। तो ये गैप और बड़ा करना करेगी महत्वपूर्ण बात ये देखिए, कांग्रेस पार्टी को पिछले बार 9.4% वोट जो है वो बदरुद्दीन अजमल पार्टी के साथ वो लड़ रहे थे। वो 9.4% में से कितना डेंट होता है तो आप समझ सकते हैं। यदि 2% 3% भी चला जाए, इसका एक अंतर जरा खेल देखिए कि असम गण परिषद को 8% वोट मिलता है तो उसकी सीटें 9 रहती है और 9.4% वोट मिलता है बदरुद्दीन अजमल को तो वो सीटें जो होती है वो 16 और 16 सीटें 16 पर कंटेस्ट किया था और 16 के 16 सीटें बदरुद्दीन अजमल ने जीता था। इस बार क्या है कि जैसा कि अभी उसने कहा कि भाई डिलिमिटेशन के कारण पहले जो 30 सीटें थी, आप लोअर आसाम में आप चले जाइए और बराक वैली में चले जाइए और सेंट्रल, ये 3 ऐसे एरिया थे जहां पर सबसे लोअर आसाम जो है वो बांग्लादेश से सटा हुआ है। बराक वैली और ये जो है उसमें से 2 या 3 सीटें, 3, 5 ऐसे करके 8 सीटें, बाकी मैक्सिमम 30 सीटें जो है वो मुस्लिम क्षेत्र जिसे आप कहते हैं, जहां पर मुसलमानों का या तो होगा या मुस्लिम लोग उसे प्रभावित कर सकते हैं। बाकी 126 के सीटें में से ये 30 सीटें हटा दीजिए तो बाकी वो सीटें जो है जिस पर कांग्रेस पार्टी और ये दोनों कंटेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वहां का जो सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा है वो जो है वो घुसपैठिए हैं और घुसपैठिए घर घर के मुद्दे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नारा है और ये भी लोग कह सकते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या, लेकिन इतने दिनों में हटाया नहीं हटाया, लेकिन ये ध्यान रखिए घुसपैठियों का मुद्दा इतना ज्यादा वो है कि बांग्ला जो आसाम के मुस्लिम हैं वो भी इससे त्रस्त है, वो इतना बड़ा मुद्दा है कि आपने कहा कि वो 30 सीटें अलग कर दें 126 में से, मान लीजिए 100 सीट बचती है ऐसी जिस पर फेयर फाइट है, मतलब वहां मुस्लिम डोमिनेंस उतनी नहीं है, तो 100 में 80 भी बीजेपी ला सकती है। कहा तो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जो है वो टोटल महाजोत 75 है, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 90 सीटों तक जा सकती है, ये पूरा गठबंधन। ठीक है, ये अभी का आकलन है
और वहां के किसी भी लोग से आप पूछिएगा तो हेमंता जो है वो सेंट्रल फिगर होकर के आए हैं। ठीक है, अब बाकी इर्द गिर्द उन्हीं के खिलाफ बहुत से लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस को अलायंस कर लेना चाहिए था बदरुद्दीन अजमल के साथ, मतलब अब सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं उनको एकजुट होना चाहिए था अगर इस एनडीए को वहां पर बीजेपी को टक्कर देनी है, तो उसका असर होता। अब तो खैर बात बीत गई। कुछ तो असर होता है, लेकिन बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी थी वो कॉन्स्टेंटली आप देखेंगे उनका डाउनग्रेड हो रहा था, और इस समय वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सीट लाएं या वोट ला पाएं। इस समय 3 मुद्दे हैं जो हिमंता बिश्व शर्मा ने बहुत प्रोमिनेंटली उसको उठाया है। एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, लैंड जिहाद, और तीसरा लव जिहाद। तो उस हिसाब से भी अगर देखें, कम्युनल पोलराइजेशन इस पोल में इतना रहेगा जिसकी कोई हम एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड वही हुआ है। और जिस तरह से वो वर्ड्स यूज कर रहे हैं मियाँ, और जितने भी अपशब्द कहें संवैधानिक रूप से कह सकते हैं वो कहा है पवन खेड़ा के खिलाफ भी, कांग्रेस के खिलाफ भी। और इस प्रोसेस में क्या हुआ है अगर आप देखें तो घुसपैठिए आज के प्रॉब्लम नहीं थी। असम गण परिषद का पूरा आंदोलन घुसपैठिया पे था, और वो घुसपैठिया सिर्फ मुसलमान नहीं थे, वो घुसपैठिया बंगाली स्पीकिंग हिंदूज भी थे जिनको वो डिस्क्रिमिनेट करते थे। बीजेपी की पॉलिटिक्स ने पिछले 15 साल में आप मानिए कि उन घुसपैठियों को एक कम्युनिटी से रिलेट कर दिया है, जो इस समय बहुत क्रूशियल होगा। और डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है, जिसमें 35 सीटें जो थी डोमिनेंट थे वो अब वो 21 या 22 हो गई हैं, वहां पर बहुत फर्क पड़ेगा। अपर असम में पूरी तरह से अहोमिया जो मतलब नेटिव जो वहां के माने जाते हैं उनका डोमिनेंट है, गोगोई है, और मतलब जो लोकल अहमिया है जो मानते हैं कि वो रूलर्स थे वहां के। लोअर असम में और बराक वैली में कंटेस्ट है, बराक वैली में ज्यादा होगा क्योंकि वहां जाहिर है जो बांग्ला स्पीकिंग मुसलमान है वो बड़ा एक ग्रे एरिया है कि वो असमीज हैं या बांग्लादेशी है, लेकिन लोग मानते हैं कि बांग्लादेश से ही आए हैं। और वहां पर भी जो हिंदू बांग्ला स्पीकिंग बराक में अमिताभ 3 से 5 सीट ही है बराक वैली के अंदर, 3 से 5 सीट जहां पर मुस्लिम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उससे ज्यादा सीटें। लेकिन इस बार एक अच्छा काम किया सर, अखिल गोगोई और लोरिन ज्योति गोगोई से गठबंधन किया मतलब कांग्रेस ने। कांग्रेस पार्टी 3 गोगोई ने मिलकर जो ऊपरी असम के जो 45 सीटें वहां पर वो, क्योंकि अगर पिछली बार का चुनाव देखेंगे तो अखिल गोगोई को 3.5% वोट मिले थे, लोरिन ज्योति गोगोई की पार्टी को 2% के करीब। मतलब बीजेपी बेस्टियन में भी उनका वो कुछ इस बार हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से, मतलब इतनी बुरी हार कांग्रेस की नहीं होगी जो बताया जा रहा है कि 20 से 22 एक कमेंट रह गया जो प्रदर्शन करेगी। ये जो राहुल गांधी वाली बात उन्होंने की, मैं आपको चलिए पहले अगला एक इशू दिखा देता हूं, फिर उससे जोड़ करके ये बात करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, आपको याद होगा, तो उनके 2 स्टेटमेंट अभी विवादों में गए। एक स्टेटमेंट उन्होंने पहले दिया था गुजरात के लोगों के लिए, कि केरल में वो प्रचार कर रहे थे कि ये मोदी, अमित शाह, ये लोग जो हैं गुजरात में अनपढ़ लोगों को बरगला सकते हैं, केरल के पढ़े लिखे लोगों को नहीं। फिर एक बार उन्होंने कहा था कि कुरान में लिखा है कि नमाज भी तोड़नी पड़े तो सांप अगर दिख रहा हो तो पहले उसको मारो, और ये जहरीला सांप है बीजेपी आरएसएस। अभी गुजरात वाले मुद्दे पर उनको जो है बैकफुट पर जाना पड़ा। फिर वो अब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि गुजरात के लोगों के प्रति मेरे मन में हमेशा सर्वोच्च सम्मान रहा है, हमेशा रहेगा। वहां के लोगों की भावनाओं को आहत करना मेरा कभी उद्देश्य नहीं था। मैंने जैसे आपको बताया, ये केरल में रविवार को इडुक्की जिले में उन्होंने एक चुनावी रैली में ये बात की थी, तो उनको लिटरली माफी मांगनी पड़ी है। अब योगी आदित्यनाथ बनाम खड़गे भी शुरू हो गया है। योगी जी कह रहे हैं कि आप ये गलत जगह नाराजगी अपनी निकालते हैं खड़गे साहब, मतलब बीजेपी आरएसएस पर। इनको अपनी नाराजगी निकालनी है तो निजामों पर निकालनी है, हैदराबाद में जो बैठे हैं, जिन्होंने इनके परिवार की हत्या की। ऐसा खुद बता चुके हैं जो खड़गे जी हैं कि रजाकारों ने मेरे परिवार की हत्या की थी। सुनिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी,
आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। तो अब योगी जी भी आ गए हैं इस पूरे विवाद के अंदर, वो खड़गे जी को जवाब दे रहे हैं। मैं कह रहा था बीजेपी, अब जैसे योगी जी आए या अभी उन्होंने हेमंता जी ने कहा था, मुझे तो बड़ी मछली पकड़ना है राहुल गांधी, कहने की बात है। अब राहुल जी और खड़गे जी तक थोड़ी जाना है मामला, क्यों त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, कुल मिलाकर चुनाव के समय में ये चीजें तो होती हैं, और बड़ी मछली पकड़ना क्या है भाई। मैं तो इसको और कहता हूं कि हम सब ने देखा था, ईडी की पूछताछ हुई थी, सोनिया जी राहुल जी दोनों स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी देखिए, बढ़िया जिम में जाते हैं, बढ़िया शारीरिक सौष्ठव प्रदर्शन करते हुए घूमते हैं। तो चुनाव के समय में ऐसी बहुत सी चीजें चलेंगी। ये ठीक बात है कि राहुल गांधी जिस तरह से, मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो तो ये तक नहीं पसंद करते कि जिससे वो हाथ नहीं मिलाए दूसरा पार्टी का कोई व्यक्ति हाथ भी मिला ले, जिससे वो नहीं मिलते हैं वो एकदम से सब उनसे दूर रहें। तो ये संकट हो गया है। लेकिन ओवरऑल जिसको कहते हैं ना कि ये इस लड़ाई में कई बार ये भी दिखता है, अच्छा नेता लोग दूसरे जब शिफ्ट कर जाते हैं तो कई बार वो दबाव भी दिखता है कि अच्छा इधर वाले की तरफ वो नहीं आ पा रहे थे। लेकिन इसको यूं कहना कि सिर्फ उतने भर के लिए कि ऊपर को पकड़ लेना है, तो मैं थोड़ा सा इसको मतलब नहीं मानता हूं कि पकड़ना होता तो पकड़ लिए होते, सब कुछ तो था सामने। नहीं वो सर, जरा केरल का भी बता दीजिए। हाँ, लोग कहेंगे केरल की बात नहीं हुई, कांग्रेस आ जाएगी केरल में? नहीं, केरल में कांग्रेस के आने के लक्षण बहुत हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा खतरा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस वाले हिस्से में अपनी ताकत बढ़ा रही है। ये एक उसके लिए बड़ा खतरा है। और लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है हमने तो उल्टा सुना है। अगर क्या केरल में कांग्रेस नहीं आई तो फिर राहुल जी को सचमुच कहीं नहीं, हमने तो उस दिन विश्लेषण ये अलग सुना, ओपिनियन पोल वाले दिन, कि केरल में कांग्रेस जो है वो लेफ्ट की जगह खा रही है, मतलब फ्यूचर में कांग्रेस बनाम बीजेपी होगा। इसको समझिए, अगर केरल में लेफ्ट की जगह कांग्रेस खा रही है, इसका मतलब मैं वही कह रहा हूं कि वो कांग्रेस की जगह जो भारतीय जनता पार्टी ले रही है। अगर केरल में कम्युनिस्ट अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे और इनकी जगह ले ली तो वो कितना शिफ्ट कर पाएंगे? असली मसला तो वो है ना। कितना सीट लाएगी बीजेपी? नहीं, सीट बहुत नहीं लाएगी। सीट मुझे लगता है 5 से 10 की सीट के आसपास रहेगी, इससे ज्यादा संभव नहीं। लोकसभा का यदि आकलन करें तो 11 सीटों पर लीड कर रही थी और कोई 9 सीट पर जो है वो सेकंड रनर के तौर पर नहीं, लेकिन वो सर जिसको कहते हैं बहुत ऊंची, मैं इतना ही बोल रहा हूं। और 15% वोट आया था भारतीय जनता पार्टी को। यदि मान लेते हैं कि 1-2% भी यदि बढ़ जाता है तो फिर स्थिति ये आएगी कि देखिए, पिछली बार 62 और 68 का ये अंतर था। मुझे लगता है ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी स्पॉइलर की भूमिका निभाएगी, और यदि हंग असेंबली की तरफ चला जाए तो मुझे कोई आश्चर्य जा सकता है वहां तक मामला। मतलब मेरा कहना है कि यदि सीटें परसेंटेज वोट बढ़ती है भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार 20% की पार्टी बन सकती है। 20% नहीं तो बने 17% तक तो बन सकती है, 15% तो आ चुका है। ये कोई जरूरी नहीं कि 17% भारतीय जनता पार्टी को मिले तो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को 7 से 8 मिलेगी। ये भी हो सकता है कि 17% वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को सीट भी 2-3 ही मिले। वोट परसेंटेज का सीट से कोई कनेक्शन नहीं है। और केरल की अगर देखेंगे तो बहुत आराम से कांग्रेस सरकार बनाने में जा रही है, कोई रोक टोक नहीं है कांग्रेस को। मैंने इसलिए ऐसा कहा कि छोटे स्टेट में जो होता है ना, वो 1-2% पर बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। देखिए, केरल की पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसको नॉर्थ इंडियन एंगल से हम लोग जब देखते हैं, हिंदी भाषी लोग, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मुसलमान एक तरफ, ईसाई एक तरफ, हिंदू एक तरफ, वैसी पॉलिटिक्स नहीं। अगर आप सुरेश गोपी के भी इलेक्शन को लीजिए ना, तो आप पाएंगे कि सुरेश गोपी का इलेक्शन कैंपेन था उसी सेकुलर फ्रंट पे या उसी सेकुलर बातें करते थे जो अन्य पार्टियां करती हैं। अंतर यही था कि सुरेश गोपी जी एक बहुत कद्दावर एक अभिनेता हैं और उसके चलते वो जीते। लेकिन वहां की पॉलिटिक्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी है कि अगर आप उसको सिर्फ जाति से या वर्ग से या समुदाय से करें तो वो नहीं होगा। एक बात तो स्पष्ट है कि पिछले बार से वोटिंग परसेंटेज ज्यादा आएंगे, क्योंकि राजीव चंद्रशेखर जैसे लोग हैं जो तिरुवनंतपुरम, बीजेपी को वोट ज्यादा आएगा, बीजेपी को वोट ज्यादा आएगा। लेकिन वो सीट में कन्वर्ट करेगा कि नहीं, ये मुझे कांग्रेस आगे या लेफ्ट नहीं आएगी तो कांग्रेस ही। मुझे मैं इसका पूरा इलेक्शन वाला स्लोगन कह दिया। नहीं, आएगी तो कांग्रेस ही। अब देखिए, वोट परसेंटेज की जो बात हो रही थी, पिछले चुनाव में 25.38 मिला कम्युनिस्टों को, 25.12 मिला कांग्रेस को। कांग्रेस की सीट रह गई 22 और उनकी सीट हो गई। बीजेपी को कितना मिला था? बीजेपी तो
ठीक है, 15, का वोट 14 बहुत कम था वो। ज्यादा ढूंढना मेरे पड़ता ख्याल है। से। नहीं, हाँ, 15, वो 14, थोड़ा- 15 था। त्रिपाठी जी अगर उस तरह 15% देखें वो चले सर 15% 15% 15% बीजेपी को मिला, 20% 21% बता रहे हैं कांग्रेस को मिला। मैंने नहीं तो कहा इतना यदि ही तो अंतर बता रहे 2% हैं। वोट यदि बढ़ जाता है बीजेपी को वोट प्रतिशत था 11.3। हाँ, उनमें कोई नहीं था इतना सर, 11 11% से। लोकसभा बिल्कुल ठीक याद आ गया, 11%। इसीलिए मुझे लगा नहीं लोकसभा दरअसल माफ कीजिएगा, अमित शाह जी ने दावा किया कि हम 20% की पार्टी बन गए हैं जब वो अभी लोकल बॉडी इलेक्शन में तब। आज वोटिंग का दिन है असम में, केरल में और पुडुचेरी में। उसकी बात हमने ब्रेक से पहले की। अब उस सबसे बड़े राज्य की जिस पर आप जानना चाहते हैं अपडेट, पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में है, उन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया है बंगाल में। आज उनकी हल्दिया, आसनसोल और बीरभूम में 3 रैलियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली रैली जो है पूर्वी मेदिनीपुर जिले की हल्दिया में की, जहां पर उन्होंने ममता बनर्जी को अपने निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी की राजनीति भय पर आधारित है। मोदी बोले कि फैक्ट्रियां और निवेश ये भय के भरोसे नहीं आते। इसी जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जो हाल 5 साल पहले नंदीग्राम में हुआ था वही हाल भवानीपुर में होने जा रहा है। मतलब ममता अपना खुद का चुनाव हारेंगी। साथियों, मेदिनीपुर ने, नंदीग्राम ने 5 साल पहले बदलाव की राह दिखाई थी। अब पूरा पश्चिम बंगाल उसी परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ा है। जो कमाल 5 साल पहले नंदीग्राम ने किया था, इस बार वही हाल भवानीपुर में भी होने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस बार भवानीपुर बनेगा नंदीग्राम, लेकिन केवल भवानीपुर जीतने से तो काम नहीं चलेगा। ऐसे तो नंदीग्राम भी पिछली बार जीती गई थी भारतीय जनता पार्टी, हार गई थी ममता बनर्जी, लेकिन सरकार तो ममता बनर्जी की बनी। तो ममता बनर्जी अपनी सीट बचा पाएंगी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या बीजेपी राज्य में सरकार बना पाएगी? बताइए प्रोफेसर साहब। देखिए, मैं तो शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है, और इसके पीछे बहुत छोटे छोटे तर्क हैं। पिछली बार बंगाल के अंदर और भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच में 60 लाख वोटों का अंतर था। 90 लाख वोट कट चुके हैं। हम मान करके चलते हैं कि मटुआ समुदाय के कुछ वोट कटे होंगे, कुछ हिंदुओं के वोट कटे होंगे। 10-20 लाख 10 लाख वोटों को हम डिस्काउंट कर दें, तब भी एक ध्यान में और आता है एक दूसरा फैक्टर कि 90% मुसलमानों ने पिछली बार वोट किया था। और ये आप देखेंगे कि ये जो मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, ये सारा जो पश्चिम ये बांग्लादेश से सटा हुआ एरिया था, वो सारा एरिया जो है वो एक बड़ा ये, मुझे लगता है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी और उसकी पार्टी का एक फैक्टर जरूर काम करेगा। मुस्लिम वोट उतना तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में नहीं जा रहा है, और हिंदू पोलराइजेशन कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश में जो घटना घटी है हिंदुओं के खिलाफ, वो एक फैक्टर जरूर बन के आ रहा है बंगाल के चुनाव में। इसकी चर्चा कम हो रही है, लेकिन यदि आप पिछली बार जनसंपर्क में जितनी रैलियां निकाली गई थी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन करके आया था। तो वो एक ऐसी चीजें हैं जिसको रैली करेगा, और जो पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी का वोटों का प्रतिशत था वो आप देखेंगे, और तृणमूल उनके बीच में 10% का अंतर था। ये 10% का अंतर जो इस कारण से था क्योंकि चंक में जो वोट का डिफरेंस था, कहीं पर आप देखेंगे कि 21% है, कहीं पर 15%। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच का जो ट्रेडिंग का अंतर है, कहीं पर 21% है, कहीं पर 15% है। तो इसका मतलब है कि बहुत थोक के भाव में मिल कुछ पॉकेट्स में बहुत थोक भाव में वोट मिल गया, इसीलिए वो 60 लाख का अंतर आया। अदरवाइज बाकी चीजों पर जाएंगे तो कंटेस्ट बहुत कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आप ये भी देखें कि बीजेपी पिछली बार से बेहतर, ये छोड़ दीजिए कि जीत रही है कि हार रही है, ये कि बीजेपी पिछली बार से बेहतर करेगी या खराब करेगी। तो आम राय ये कि बीजेपी को पिछली बार से बेहतर करना चाहिए, ममता जी को पिछली बार से कम वोट मिलना चाहिए। उसमें एसआईआर को भूल जाइए। अब एसआईआर जोड़ देंगे अगर, तो उसमें क्लियरली दिखता है कि वो डेंट तो ममता बनर्जी को ही होने जा रहा है। अच्छा, ममता बनर्जी को उनको पूरा एहसास है।
अब उन्होंने उसके लिए अब केवल मुसलमानों की बात करके तो क्या हासिल होगा, क्योंकि जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया उस पॉकेट में तो उनको वोट मिलता ही मिलता है, एक तरफा वोट मिलता है। अब वो दूसरे मुद्दों पर आई, ममता जी का बयान निकालिएगा। उन्होंने कहा कि केवल मुसलमानों के वोट नहीं कट रहे हैं, इसमें मतुआ के भी वोट कट रहे हैं, इसमें राजवंशी समाज के भी वोट कट रहे हैं। मतलब अब वो और समाजों का आह्वान कर रही हैं कि तुम उधर मत जाना, और बाकी आगे तो उनका कहना यही है जो जैसे बिहार में हुआ था, पहले वोट कटेगा, फिर राशन कार्ड नहीं मिलेगा, फिर सारी स्कीमों में मिलने वाले लाभ जो हैं वो बंद हो जाएंगे और अंत में तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। কেন বাদ দিয়েছেন মতুয়াদের নাম? ওরা তপশিলি। কেন বাদ দিয়েছেন রাজবংশীর নাম? ওরা তপশিলি। কেন বাদ দিয়েছেন আদিবাসীদের নাম? ওরা আমাদের সবচেয়ে বেশি বন্ধু। কেন বাদ দিয়েছেন হিন্দু থেকে মুসলমান সবার নাম? আর মুসলমানদের তো দেখে দেখে কচুকাটা করেছেন। ভেবে জেনেতে চলবে? চলে যাবে। যতই করো হামলা, তৃণমূল জিতবে বাংলা। तो ये ममता जी अब जो है मुसलमानों से आगे जो है और समाजों की भी बात कर रही थी। अभी बता रहे थे समीर जी के एसआईआर के बाद 12% के करीब, पौने 12% वोट कम हो गया, 11.85% वोटर कम हो गए। बंगाल के हर जिले में 30 से 35 हजार वोटर कम हुआ है। टोटल 90,85,000 वोटर कम हुए हैं। और अगर इस हिसाब से अगर वोटर कम हुए तो भारतीय जनता पार्टी का अगर 2024 का लोकसभा में देखेंगे तो सिर्फ 42 लाख वोट कम भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, और 21 के विधानसभा चुनाव में लगभग 60 लाख वोट कम भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। और इस तरीके से अगर वोटिंग कम हुई होगी, मतलब मतदाता कम हुए होंगे, तो ये कहा जा रहा है कि जो 11% जो वोटर कम हुए 11.85, इसमें लगभग जो टीएमसी के वोटर रहे वो 7 to 8% वोट टीएमसी के वोटर रहे, इसमें से 7 से 8% के करीब बाकी लोगों में बढ़ गया। फिर वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, लेफ्ट के हो, या दूसरी निर्दलीय उम्मीदवार 60% वोट जो है वो आप मान रहे हैं कि मतलब बिल्कुल 60% वोट ममता बनर्जी, बिल्कुल ममता बनर्जी कट गया। और सारे बड़े जो एरिया जहां ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मुर्शिदाबाद है, मालदा है, कलकत्ता का जो इलाका है, 24 परगना का इलाका है, वहां से बड़े संख्या में वोट कटे हैं। तो ममता बनर्जी को यही डर है कि 2021 में, 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने ममता को एकमुश्त वोटिंग की थी वो इस बार वोटिंग से बाहर हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी के लिए बहुत चुनौती होगी, और भारतीय जनता पार्टी और ममता के बीच में सिर्फ 8 से 9% का वोट बैंक का फर्क रहा है। अगर ममता का 5% वोट कम हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी अपना सिर्फ 3 से 4% वोट बढ़ा लेती है तो भारतीय जनता पार्टी 110 सीटें आराम से जीत सकती है। क्योंकि अगर पिछला चुनाव देखेंगे से बात बनती नहीं ना सर, नहीं पिछली नहीं एक्स्ट्रा 177 के अलावा 110 सीटें, आप 180 पहुंचा रहे हैं नहीं उसके हिसाब से। लेकिन जो अमित शाह ने 170 का जो आंकड़ा दिया है वो इसी आधार पर दिया है। पिछले चुनाव में अगर आप देखेंगे तो 100 सीट से लेकर 15,000 के बीच में 115 सीटें हार जीत का फैसला हुआ। बस एक लाइन जोड़ रहा हूं, देखिए 2016 या 2021 ये दोनों चुनाव को आप एक साथ ले लीजिए तो 142 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत ऑलरेडी दर्ज कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि एक साथ आए, कभी उस पर हार गई, कभी उस पर जीत गई। तो ऐसा नहीं है कि वो उन सीटों पर वो जीती नहीं है। 142 ऐसे सीटें हैं जहां तक वो जा चुकी है। तो इसलिए यदि जहां वो जीत सकती है, जीती है जीती है। हो सकता है अगले चुनाव में वो हार गई हो वो सीटें, बट एक चुनाव में वो जीती है। मैं आपको जो कह रहा था, एक परेशान करने वाला बयान, भगवान ना करे कि उनकी बात सच हो, आपको बयान में सुना रहा हूं। अपोजिशन लीडर है मनोज झा, बिहार के आरजेडी के राज्यसभा के सांसद भी हैं, और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग अब बिहेव करने लगा है एक सहयोगी के तौर पर बीजेपी के, वो एक निष्पक्ष बॉडी नहीं रह गई है, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बड़ा हिंसक चुनाव आगे नजर आ रहा है। बंगाल भी देख रहा हूं और एक हिंसक दिशा में बंगाल का चुनाव बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इलेक्शन कमीशन की मानता हूं। वो निष्पक्ष अंपायर की तरह अब रहा ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ब्यूरोक्रेट्स कैसे बीजेपी की मदद करते हमने बिहार में देखा है। कल इलेक्शन कमीशन ने कुछ कार्रवाई की नौकरशाहों पे। हुजूर, अगर इतने अलर्ट आप बिहार में तो नतीजे कुछ और होते। बिहार का नतीजा पलटता नहीं पलटता उसको छोड़ दें, वो तो बात बीत गई। लेकिन वो आगे की जो बात कह रहे हैं त्रिपाठी जी, हिंसक दिशा में चुनाव बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये बोल रहे हैं, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि आगाह रहिए आप लोग जो हैं, हो सकता है कुछ वायलेंस। नहीं देखिए, कब हिंसक नहीं रहा ये तो आशंका है ही। जब देश भर में शांतिपूर्ण चुनाव हो गया तब भी पश्चिम बंगाल में वही होता रहा। लेकिन मनोज झा का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर लगता है गड़बड़ा गया है। उनकी ठाकुर का कुआं वाली कविता
वो संसद में सबको याद है, जिसमें उन्होंने एक जाति के ऊपर सब थोपने की बहुत भौंडी कोशिश की थी। पता नहीं वो राज्यसभा के चक्कर में, राज्यसभा में बने रहे राष्ट्रीय जनता दल से, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। और कई बार तो लगता है ना कि वो एक आवरण ओढ़कर, और क्षमा करें चूंकि वो प्रोफेसर साहब हैं, 2 प्रोफेसर साहब लोग हमारे साथ हैं, तो मैं इसलिए पहले ही माफी मांग ले रहा हूँ। लेकिन सचमुच वो जिस तरह की बातें करते हैं उसमें लगता है कि वो प्रोफेसर हैं क्या। जब वो ये सब कहते हैं और चुनाव आयोग को सीधे वो कह रहे हैं कि वो तो पार्टी बन गया है, तो उनको कहना चाहिए कि भाई ये काम गड़बड़ हो रहा है, इस पे आप बताइए। अब अगर डेरेक ओब्रायन जाकर और ज्ञानेश कुमार को कहेंगे कि तुम तो चुप हो जाओ, तुम तो बात नहीं करोगे, तो फिर ज्ञानेश कुमार क्या जवाब देंगे? वही जवाब देंगे नहीं भाई फिर आप निकल जाइए, फिर आप क्यों यहां आए। और मनोज झा जिस तरह की आशंका जाहिर कर रहे हैं, वो आशंका नहीं है, वो उनके मन की इच्छा ज्यादा दिखती है। इसको आप समझिए। एक होता है कि हमें आशंका लगे तो हम चाहते हैं कि वो ना हो, एक होता है कि इच्छा है कि ऐसा हो जाता तो बड़ा मजा आ जाता। उसको सब उनके भाव देखिए आप। और पश्चिम बंगाल के लोगों को जरा ये समझना चाहिए, दूसरे राज्यों में भी, क्या आज के समय में हिंसा की कोई वजह है? और अगर कोई भी हिंसा अगर कर रहा है तो उसकी मंशा को भी समझिए। जी देखिए, अब इलेक्शन कमीशन की बात करना जरूरी हो गया है। इन्होंने वायलेंस की बात की, वो मैं नहीं जानता उनका क्या फीडबैक है, किस आधार पर वो कह रहे हैं, लेकिन ये भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा ना हो। कल जो इलेक्शन कमीशन ने पोस्ट किया है, इसको जरा एक बार देखना चाहिए हमको। ये जो आपकी स्क्रीन पर आया है, इसको बिल्कुल खुले मन से देखिएगा और आप सोचिए कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये पोस्ट करना चाहिए था। ये तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे मुलाकात करने के बाद जो बाहर निकले, उसके बाद चुनाव ये पोस्ट किया गया इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल हैंडल से। इलेक्शन कमीशन अल्टीमेटम टू तृणमूल कांग्रेस। इलेक्शन कमीशन किस बात का अल्टीमेटम देगा किसी को? मैं भाषा की बात कर रहा हूं। Election in West Bengal this time will be fear-free, violence-free, intimidation-free, inducement-free, raid-free. ECI straight talk to Trinamool Congress. This time election in West Bengal would be free from violence and fear. क्या अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से वहां हिंसा होती है और इस इलेक्शन में आप कह रहे हैं हम ऐसा नहीं होने देंगे, तो इलेक्शन कमीशन गिल्टी मान रहा है तृणमूल कांग्रेस को कि तुम वायलेंस के सहारे जीतते आए और इस बार हम ये नहीं होने देंगे। और भाषा अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, स्ट्रेट टॉक टू तृणमूल कांग्रेस। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपकी जो बात हुई हो आप वो लिखिए, तो सीधी सीधी अंग्रेजी में लिखिए, सीधी सीधी हिंदी में लिखिए, जैसे भी लिखनी है वैसे लिखिए। ये भाषा क्या किसी नौकरशाह की होगी? और फिर ये सोच के चलिएगा कि ये नौकरशाह जो है फिर वो सबका होता है। नहीं, ये जो पोस्ट आई तो मुझे भी पहली बार लगा कि ये पोस्ट क्या की गई है इस तरह से। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस को सीधे ये कहा, इसको कई मतलब उस तरह से देखे तो कहा जाएगा क्यों उन्हीं को कहें, लेकिन सत्ताधारी पार्टी जिस तरह के आरोप लगा रही है और उसमें अगर आप देखें जैसे चेतावनी या अल्टीमेटम या 2 टूक, इन शब्दों को हटा दें तो बाकी तो ठीक बात है ना। अगर उसको हटा दें तो चुनाव। अरे सर एक सेकंड, क्या बात कर रहे थे? वहां चुनाव हो रहा है 2 प्रमुख पार्टियों के बीच में, टीएमसी और बीजेपी के, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है उसमें से एक को वो कह रहा है कि तुम दंगे के दम पे जीतते हो। सौरभ यही कह रहा है ना, वो कोई छिपी हुई बात है। ये इलेक्शन कमीशन का काम भैया कहने का है। सौरभ हम कह सकते हैं कि उसके आप 2 शब्दों को हटा दें। 2 उदाहरण दूंगा, मैं 2 उदाहरण दूंगा। एक तो जो राहुल गांधी के प्रति एक जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें बहुत काफी बड़ी बड़ी बातें की गई थी, इलेक्शन कमिश्नर ने की थी। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, हमको सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। टीएन सेशन के जमाने को हमने देखा है, आज तक ये देख रहे हैं। लेकिन जो भाषा इसमें लिखी गई है एक पार्टी का नाम लेके, वो मुझे थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल लग रहा है। और डेरेक ओब्रायन थोड़ा नहीं सर, पूरा ऑब्जेक्शनेबल। और यही नहीं, एक इलेक्शन ऑब्जर्वर थे यूपी के, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के हैं, अनुराग यादव, पेपर में भी नाम आया है। उन्होंने इनसे बहस की कि आप इस तरह बात नहीं कर सकते हैं। उनको इलेक्शन कमीशन ने डिबार किया कि आप यहाँ ऑब्जर्वर में है खबर। जी, ये ऑब्जर्वर थे ना, ऑब्जर्वर थे डिस्ट्रिक्ट। उनसे पूछा गया कि आपके कंस्टिट्यूएंसी में कितने बूथ हैं, आज आप कितने बूथ को, उनको पता नहीं था, जो भी कारण था। तो उन्होंने जो लफ्ज का इस्तेमाल किया, जो लहजा का इस्तेमाल किया, उनमें दोनों में तनातनी हो गई और उनको डिबार करके वहां से बाहर निकाल दिया गया। तो इलेक्शन, देखिए, कॉन्फिडेंस और एरोगेंस ये 2 चीजें हैं। और वो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है, लेकिन इंडिविजुअल उसको अगर एरोगेंस में बदल दे तब वहां प्रॉब्लम होती है। आप कहते हैं कि ये टीएमसी का डेलीगेशन आया, सो मेंबर्स इसमें थे, मिस्टर डेरेक ओब्रायन ने ये किया, वो उनकी भाषा ठीक नहीं थी, ही वाज रिप्लाइड टू इन सच अ मैनर बाय द इलेक्शन कमीशन। आप बता देते, जो हुआ फैक्चुअली वो बता दीजिए, अंदर जो हुआ
ये क्या है कि हम चेतावनी देते हैं, अल्टीमेटम देते हैं तृणमूल कांग्रेस को? मुझे लगता है कि हम लोग सब सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। गजब कर रहे हैं। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था पिछली बार, तो कितने लोग भाग करके 75,000 लोग भाग करके बंगाल से गए थे। क्या कर लिया था इलेक्शन कमीशन ने? एक मिनट सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन उसमें कुछ नहीं कर सकता। लॉ एंड ऑर्डर उसको उठा करके वो किसी को पकड़ के नहीं ला सकता है। जब पंचायत चुनाव हुआ था तो लोग झारखंड भागे थे और आसाम भागे थे। गुंडागर्दी किसकी थी साहब? गुंडागर्दी टीएमसी की गुंडागर्दी थी। यही टीएमसी कहती थी कि सीपीएम के गुंडे जो हैं वो हमको मारते हैं और पेड़ पर लटका देते हैं, गांव में घेर घेर करके मारते हैं और कहते हैं तुम वोट देने नहीं जा सकते। सर, इन्वेस्टिगेशन किया क्या इलेक्शन कमीशन ने? सर, ऐसे नहीं। नहीं, सुनिए तो सही। इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन क्यों चेतावनी दे रहा है भाई दंगा नहीं करने देंगे? पर पूरी बात मेरी पूरी बात खत्म हो जाने दीजिए। सब कोई जानता है कि बंगाल में हिंसा होती है। बिहार में हिंसा क्यों नहीं हो रही है? उत्तर प्रदेश में हिंसा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हिंसा की संस्कृति को पाल पोस करके और खड़ा करके और उसको पुष्ट करने का काम टीएमसी ने किया है। आज जाकर के यदि वो यहां एसआईआर नहीं हो पाया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ममता बनर्जी ने क्या फिर वहां एसआईआर होने दिया? क्या नहीं होने दिया? घुसपैठियों को बचाने के लिए कौन आया वहां? ममता बनर्जी आई। उनको वोटर आई कार्ड किसने प्रोवाइड किया था वहां पर? सर, मैं सुन लीजिए। नहीं सर, समय भी तो है सर। एक किसी संवैधानिक संस्था का कोई दायरा है कि नहीं है? ये तब हुआ है जब जाकर के अपने दायरे में अपना काम कीजिए और अब उस दायरे में रहकर के जितनी बात बनती है वो कहिए आप। एक सांसद को चुने हुए चुने हुए सांसद जाकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तुम तड़ाक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तुम नहीं बोल सकते हो तो उसको जवाब दिया होगा। नहीं, जवाब दिया ना। तो वो जवाब बताए ना। वही तो बता रहा है कि भाई हम फेयर इलेक्शन कराएंगे। इतना शब्द में लिख के क्या दिक्कत है? पार्टी का नाम दिक्कत क्या है? बोलिए। सर, मैं अगर स्पष्ट बोलूं तो चुनाव आयोग की बेशर्मी है, चुनाव आयोग का अहंकार है। चुनाव आयोग को इस तरह की भाषा का प्रयोग, इस तरह की चिट्ठी जारी नहीं करना चाहिए। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि टीएमसी गुंडागर्दी कर रही है तो आप सुनिश्चित करो कि इस बार टीएमसी गुंडागर्दी नहीं कर पाए। बिल्कुल। आपने 2500 अर्धसैनिक बल लगाए, आपने तमाम पुलिस कमिश्नर सबको ट्रांसफर कर दिया, आपने बूथ के लोगों को ट्रांसफर कर दिया, आपने काम पूरा बंगाल का एक आदमी बदल देंगे, लेकिन इस बार एक भी गलत आदमी वोट नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी कहते कि इस बार भय से एक भी आदमी वोट न डालने जाए, ऐसी स्थिति नहीं होने वाली है। जब चुनाव यह कहता है कि इस बार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव होगा तो आप चुनाव करके दिखाओ। चुनाव आयोग को कोई अधिकार नहीं है कहने का कि पिछली सरकार भय, भ्रष्टाचार से या डराकर या गुंडागर्दी करके जीत के आई है। चुनाव आयोग बेशर्मी कर रहा है और अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक खबर मैं ले लेता हूं। नीतीश कुमार जी वाली खबर जरा दे दीजिएगा। नीतीश कुमार जी आज दिल्ली आए हुए हैं। बिहार में उनके बाद चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ये अभी तक इस सवाल का जवाब मिला नहीं है। लेकिन नई सरकार का गठन कब होगा, इसकी डेट जो है वो सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि खरमास समाप्त होने के बाद बिहार में नई सरकार बन जाएगी। मतलब 15 अप्रैल को बिहार के नए मुख्यमंत्री पटना के गांधी मैदान में शपथ ले सकते हैं। इसके लिए एक रूपरेखा बना ली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी देर पहले पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और वो कल दिल्ली में राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं और कल शाम को ही वो वापस पटना भी चले जाएंगे, ऐसा बताया गया है। उसके बाद 13 अप्रैल को नीतीश कुमार की कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी। 14 को वो सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कोई जानकारी और इसके अलावा त्रिपाठी जी आप मजे ले रहे थे जब हम लोग बहस कर रहे थे इलेक्शन? नहीं, इसमें बस मैं एक तथ्य ध्यान में आ गया तो मैंने कहा वो बस जोड़ दूं जिससे कि वो पूरा हो जाए। बाकी ये आएंगे, बिहार पे ही आएंगे। टीएन शेषन ने बाकायदा, अब वो पता नहीं दायरे में था कि नहीं, प्रोफेसर साहब और समीर जी बताएंगे, उन्होंने जनता दल के लिए कह दिया था कि आपके यहां इंटरनल इलेक्शन नहीं होते हैं, हम आपको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। एक वो इलेक्शन कमिश्नर भी था। और आज चुनाव आयोग ने इसमें कौन सी ऐसी बात कर दी है जो एकदम से रेड लाइन क्रॉस हो गई हो? मैं बड़ा गंभीरता से कह रहा हूं। मैं नहीं मानता कि रेड लाइन क्रॉस। ज्ञानेश कुमार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कई जगहों पर वो लगता है, आप जब, और ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं राहुल गांधी वाले मुद्दे की, उनको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी नहीं चाहिए। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपका काम है ये कराना। और वो ईसीआईएस मतलब उसके आधिकारिक हैंडल से हुआ है। वो तृणमूल कांग्रेस कह रहे हैं कि भय रहित, डर रहित, जैविक रहित। अल्टीमेटम किसको? मैं कह रहा हूं शब्द पे आप कह सकते हैं अल्टीमेटम, शब्द पे ही तो एतराज है। लेकिन बिहार कह रहा हूं, ये दोनों खबर मिल जा रही है। पश्चिम बंगाल की स्थिति है ऐसी, एक बिहार समझा दीजिए फिर चले। मतलब मुझे लगता है कि फोटो थोड़ा लगाइए। वैसे तो ये स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन अभी मैं ताजा खबर देख रहा था तो किसी ने लगवा दिया था कि सम्राट सरकार हो गए हैं, तो उसको फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो गार्ड होते हैं उन्होंने निकाल के फेंक दिया है। अच्छा, पटना में? मतलब मैं सिर्फ एक जानकारी बता रहा हूं कार्यालय के बाहर। अब मतलब कौन बनेगा ये तो भाजपा वाले जाने हैं, लेकिन
ये सम्राट चौधरी सबसे प्रबल दावेदार है। मैंने देखिए इसमें कोई बट नहीं। एक कैटेगरी बहुत आवश्यक है आपके दर्शकों के लिए, भारतीय जनता पार्टी का नेता और भारतीय जनता पार्टी में आए हुए नेता, इन दोनों के बीच में अब हम लोगों सर, वो अंतर रह गया है। कैटेगराइजेशन कर देना सर, चाहिए। बार-बार हर भारतीय डिबेट में आप जनता ये कह रहे पार्टी हैं। में आए हुए नेता, सर इस पे एक आज के दिन में उनका भविष्य बहुत अच्छा है। सर ये आप ये हिमंता चलते आप हैं। ये बताइए, आप नहीं, शुभेंदु अधिकारी भी है। अब आप भारतीय जनता पार्टी में अलग कर पाएंगे? चलिए सर, ठीक है। दूध पानी जैसा नहीं हो गया? जरा इस जंग की और जंगबंदी की बात कर लें। जंगबंदी कितनी कामयाब हुई और क्या जंग दोबारा शुरू होगी? वैसे कहने वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिस बातचीत और सीज फायर का हिस्सा हो, वो कामयाबी का जामा कैसे पहन सकता है? ईरान युद्ध में यही होता दिख रहा है। सीज फायर 12 घंटे भी नहीं चली, बमबारी शुरू हो गई। ऑल्दो ये जंग अब और भीषण होती हुई दिखाई दे रही है, फिर भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कि शायद अभी भी शांति कायम हो जाए, लेकिन दिख नहीं रहा ग्राउंड पर। इजराइल ने लेबनान के कई शहरों को तबाह कर दिया है। आपको गाजा याद है इजराइल की कार्रवाई के बाद कैसा दिखता है? वैसा लेबनान के एक हिस्से को बनाने जा रहा है वो, और लगभग बना दिया है। कल 10 मिनट में आईडीएफ मतलब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने लेबनान में 100 जगह बम बरसाए। यह लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। 254 लोगों की एक दिन में मौत कल हुई है। इस हमले को ईरान ने सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन बताया और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद कर दिया। कुछ ही देर के लिए खुला था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और वहां इतनी सी देर में जहाज नहीं निकल पाते। एक जहाज को निकलने में 6-7 घंटे लगते हैं वहां से, और वो दोबारा बंद कर दिया गया। कल कुल जमा 4 जहाज निकले, इससे ज्यादा तो लड़ाई में निकल रहे थे पर डे। कल 4 ही जहाज निकले जब सीज फायर अनाउंस हुई। दूसरी तरफ ईरान वो कह रहा है कि हमारी देश में सीमाओं के अंदर एक ड्रोन कल आया सीज फायर के बाद, ये भी हमारा वायलेशन है। उसकी 2-3 वो बातें कह रहा है कि ये भी वायलेशन है हमारा। उसने कहा IRGC ने इंटरसेप्ट कर दिया। रेड सी में सऊदी अरब की ऑयल पाइपलाइन पर ड्रोन से हमला कर दिया ईरान ने। यह वो पाइपलाइन है जिसे हॉर्मुज से बाईपास करने के लिए बना रखा है सऊदी अरब ने। एक खबर और आ रही है, वो ये कि सीज फायर से ठीक पहले नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ लेबनान का मुद्दा उठाया। मतलब जब यहां ऐलान कर दिया गया सीज फायर और उसमें शर्त थी लेबनान की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किया था, उसके बाद बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन किया कि आप सीज फायर कर लीजिए, लेकिन लेबनान को मैं नहीं छोड़ूंगा और लेबनान इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और अखबार छाप रहे हैं अमेरिका के कि उस बातचीत में ट्रंप ने उनसे कहा कि सीज फायर हो गई है, लेकिन लेबनान में तुम्हें जो करना है वो करते रहो। अब बाद में उसको संभाला गया किस तरीके से, वो मैं प्रोग्राम में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये लेबनान का हाल कर दिया है। बहुत सारी तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, बिल्कुल रेजिडेंशियल इलाकों के अंदर एक बम में कैसे बिल्डिंगें भर भरा के गिर रही हैं। ये देखिए आप, किसी शहर के बीच रिहायशी इलाकों में ऐसे बम बरस रहे हो तो क्या बचेगा। और भी तस्वीरें हैं अगर लेबनान की तो वो भी दिखा दीजिए। एक तस्वीर तो मैंने ऐसी देखी सर, 10-12 मंजिला इमारत है, एक बम आके बिल्कुल उसके बेस पे गिरता है और पूरी बिल्डिंग, जैसे डिमोलिशन करते हैं ना वैसे स्ट्रेट नगर निगम वाले कभी कोई बिल्डिंग गिराते हैं, वैसे स्ट्रेट वो बिल्डिंग गिरी है। 250 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई है। नोएडा में बिल्डिंग गिराई थी, वैसा बॉम्बिंग में गिर रही है। करप्शन वाला ट्विन टावर, वो टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की है कि बेस पे लगाते हैं और ऐसे भरभरा के गिरती है कि आपको 20 मीटर दूर तक ईंट नहीं जाती है, धूल भले ही जाए ईंट नहीं जाए। और ये टेक्नोलॉजी आईडीएफ ने या इजराइल ने वो डेवलप की है, इसी सब के चलते। अब मैं ये लेबनान की बात क्यों कर रहा हूं आपसे, क्योंकि लेबनान जो है वो सीज फायर के टूटने की वजह बन सकता है। आगे और बात करेंगे इस पे, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं कि लेबनान को लेकर के सीज फायर में जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है उसमें दोनों पक्ष कह क्या रहा है। ईरान कह रहा है कि लेबनान पर हमले रोकना सीज फायर की पहली शर्त थी। अमेरिका और इजरायल इससे इनकार कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर MB गालिबाफ, और ये पाकिस्तान में जाकर शायद यही बातचीत भी करें अमेरिका के दूतों से, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि सीज फायर की पहली शर्त थी कि हर जगह युद्धबंदी होगी और लेबनान समेत होगी, जिसका जिक्र खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में किया था, और यह बात सच है कि किया था। गालिबाफ फिर आरोप लगाते हैं कि सीज फायर के बाद ईरान के फार्स शहर में ड्रोन से हमले किए गए। उन्होंने कहा कि जो 6 सूत्रीय प्रस्ताव के जो क्लॉज थे उसके 6th क्लॉज का उल्लंघन हुआ है। ये लिख रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार होगा, और ऐसा हुआ नहीं। तो इन्होंने कहा कि सीज फायर की 3 शर्तों का उल्लंघन हुआ, लेबनान पर हमला, हमारे ऊपर ड्रोन से हमला, और तीसरा हमें न्यूक्लियर एनरिचमेंट करने का अधिकार मिलेगा, ये उसमें है, और अब अमेरिका इससे इनकार कर रहा है।
तो हम सीज फायर को रीजनेबल नहीं मानते। सीज फायर कितने दिन चलेगा इसका ट्रेलर आपने देख ही लिया। ईरान का ड्रोन अटैक का दावा, लेबनान पर हमला, सऊदी अरब पर हमले की खबर, इन सब के बीच ट्रंप की एक नई धमकी भी आई। ट्रंप ने कल ये सारी सीज फायर के बाद एक पोस्ट किया, उसमें वो लिख रहे हैं कि हमारी सेना और हमारी सारी एक्स्ट्रा फोर्स ये फिलहाल आराम कर रही है, लेकिन है वहीं ईरान के इर्द गिर्द ये तब तक मौजूद रहेगी जब तक ईरान के साथ हुआ सीज फायर एक प्रैक्टिकल वास्तविक समझौता नहीं बन जाता। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम इतना भीषण हमला करेंगे ईरान पर कि इतिहास रच देंगे। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि इस पर हम कायम हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना शर्त खोलना पड़ेगा ईरान को। ये दो ऐसी रेड लाइन है जिन पर ईरान राजी होने के लिए तैयार नहीं है। वो तो खुलकर कह रहा है कि हमको न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार मिले, ये हमारी बेसिक शर्त है। और दूसरी बात वो कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कब्जा रहेगा। अमेरिका ने इन दोनों बातों से इनकार कर दिया। अब अगर ये आपको बयानों में भी सुनना है तो वो भी सुना देता हूं। जेडी वैंस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, ये माना जा रहा है कि मुख्य वार्ताकार होंगे अमेरिका की तरफ से। इन्होंने कहा कि लेबनान तो कभी सीज फायर का हिस्सा था ही नहीं, फिर भी अगर ईरान लेबनान की वजह से ये सीज फायर तोड़ना चाहता है तो बेवकूफी होगी, लेकिन वो करना चाहता है तो कर ले। If Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire, that's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. We have a ceasefire, and frankly, if they break their end of the bargain, then they're going to see some serious consequences. The third thing that he said was Lebanon. Okay, and again, I actually think that is a reasonable misunderstanding, but neither us nor the Israelis said that that was going to be part of the ceasefire. Past couple of days, I've seen a lot of reporting from the American media about the 10-point proposal that the Iranians have made. The first 10-point proposal was something that was submitted, and we think, frankly, was probably written by ChatGPT, that was submitted to Steve Witkoff and Jared Kushner. That immediately went in the garbage and was rejected. अब जेडी वैंस क्या कह रहे हैं? लेबनान तो हिस्सा था नहीं सीज फायर का। ये बात गलत है, क्योंकि वो लेबनान का जिक्र जो ओरिजिनल पोस्ट किया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, उसमें लेबनान स्पेशली मेंशन था। तो इससे तो बैक ट्रैक कर रहा है अमेरिका इजराइल के दबाव में, ये बात बिल्कुल साफ है। दूसरा, वो कह रहे थे कि हमको जो पहले 10 पॉइंट का प्रपोजल मिला था वो तो चैट जीपीटी ने बनाया था, हमने कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। फिर ईरान ने हमको एक दूसरा वर्जन दिया 10 पॉइंट का, वो रीजनेबल था। अब वो कह रहे हैं कि मैं एक तीसरा और सोशल मीडिया पर इसका वर्जन देख रहा हूं और वो तो हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अब ओरिजिनल शर्तों पर ही जो है सहमति नहीं है कि भाई ये मतलब शर्तें, मैं कह रहा हूं मानना ना मानना तो वो तो बातचीत में तय होगा, लेकिन कौन से प्रपोजल पर सीज फायर हुई है उसी के वर्जन पर सहमति नहीं हो पा रही है ईरान और अमेरिका के बीच में। सर बताइए। देखिए, ये हड़बड़ी में किया गया एक सीज फायर है, चूंकि वो डेडलाइन था, 90 मिनट में वो उनको मीट करना था और ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, वो उसमें हो गया है इस टैको। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं या कराते हैं तो उसमें एक वेरिएबल रखते हैं और वेरिएबल को कभी इग्नोर नहीं किया जाता। इसमें वेरिएबल बिन्यामिन नेतन्याहू है, इजराइल भी नहीं। और वो वेरिएबल ऐसा है कि यहां शांति वो अक्टूबर तक नहीं रहने देगा जब तक वहां चुनाव है। और यही हाल है कि उन्होंने लेबनान को भी एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे गाजा बनाने एक सेकंड सर, हम लेबनान इतना कर दिया, ये तो बताइए नहीं लेबनान को क्यों मार रहा है? वो हिजबुल्लाह की वजह से मार रहा है। जी हाँ, देखिए, हिजबुल्लाह आज का क्रिएशन नहीं है और इजराइल ने लेबनान में पहले भी कैप्चर किया, 20 साल तक कैप्चर किया, करीब 82 से लेकर 2000 तक। अच्छा। और हिजबुल्लाह उसी की उत्पत्ति है, ऐसा नहीं है कि ईरान ने उनको सपोर्ट किया, खड़े हो गए। पहले हिजबुल्लाह बना, फिर बाद में ईरान आया और वहां पर इन्होंने पूरा आप समझे जो 20 किलोमीटर तक इन्होंने कैप्चर करके रखा, वहां अपनी टेरिटरी बनाने की कोशिश में थे, लेकिन अग्रीमेंट हो गया, वो वापस आ गए। लेकिन अभी भी वो वही प्लान फिर से लेके जा रहे हैं कि 30 किलोमीटर तक जो लितानी नदी है, जो यूनिफिल का बॉर्डर है यूनाइटेड नेशंस फोर्सेस इन लेबनान, उसको वो फिर से कैप्चर करना चाहते हैं। और इसमें बिन्यामिन नेतन्याहू को जब तक ये टैकल नहीं करते हैं, यहां मुझे आप फिलहाल इतना बताइए, इस वक्त सीज फायर की स्थिति क्या है? कुछ सीज फायर जैसा है या नहीं है? देखिए, सीज फायर है, अमेरिकन इंप्लीमेंटेशन है, लेकिन इस समय बिन्यामिन नेतन्याहू को वो थोड़ी सी छूट भी मिलेगी तो वो फिर से ईरान पर अटैक कर लेंगे। अच्छा, फिर इन्वॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अमेरिका को। लेकिन अगर आप मान लें कि लेबनान शर्तों में था तो सीज फायर नहीं है फिलहाल, तो फिलहाल सीज फायर टूटा हुआ है। इजराइल ने लेबनान में कई शहरों पर तबाही मचाई है, बेरूत, टायर, सिडोन,
नाबियते बेका वैली, यहाँ पर भीषण बमबारी की है। मैंने आपको बताया 254 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, 1165 लोग घायल हुए हैं। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, मरने वालों की संख्या इससे बहुत ज़्यादा हो सकती है। पूरी स्क्रीन पर ले लीजिए पिक्चर्स। इसराइल के हमलों की इंटेंसिटी आप इन तस्वीरों में देखिए ज़रा। ये देखिए जरा, तो गाजा जैसा ही लगने लगा है लेबनान का ये वाला हिस्सा जो है। अब जो नेतन्याहू की हमने इतनी बात की, तो मैं आपको अब नेतन्याहू की बात सुनाता हूं। नेतन्याहू आए कल मीडिया के सामने और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारे कुछ लक्ष्य भी पूरे नहीं हुए हैं, वो या तो समझौते से पूरे करेंगे या फिर हम लड़ाई दोबारा लड़ाई करके पूरे करेंगे। उन्होंने कहा अमेरिका ये ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा तो नहीं बनाएगा, उसके पास जितना भी किलोग्राम यूरेनियम पड़ा है वो भी या तो समझौते से वहां से निकाला जाएगा, नहीं तो हम जाकर के लेके आएंगे, चाहे युद्ध करके जाके लाना पड़े। ट्रंप ने नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया कि लेबनान पर कार्रवाई जारी रहेगी और लेबनान कभी समझौते का हिस्सा नहीं था। מדינת ישראל השיגה הישגים אדירים, הישגים שעד לא מזמן היו נראים דמיוניים לגמרי. יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. הלילה נכנסה לתוקפה הפסקת אש זמנית בת שבועיים בין ארצות הברית לבין איראן, בתיאום מלא עם ישראל. לא, הם לא הפתיעו אותנו ברגע האחרון. עכשיו אני מבקש להדגיש, זה איננו סיומה של המערכה. זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו. איראן נכנסת למשא ומתן הזה כשהיא מוכה, כשהיא חלשה מאי פעם. היא התחייבה לפתוח את מצרי הורמוז לאחר שהיא ויתרה על כל התנאים המקדימים שהיא הציבה. कह रहे हैं हम हॉर्मुज़ भी खुलवाएंगे। अब जरा इसमें पाकिस्तान की बात मैं इसलिए ला रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान को लगने लगा है कि जाने हमने क्या कमाल कर लिया है। तो इनके रक्षा मंत्री आए ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा कि अब जो पाकिस्तान का कद हो गया है दुनिया में, अब हमें ये जंग बंदी कराने के बाद नेतन्याहू को थोड़ा ठीक करना है। तो अब पाकिस्तान नेतन्याहू का इलाज करेगा। सुनिए। ये खुली छूट जो इजराइल को मिली हुई है उसको लगामे डालने की इस वक्त जरूरत है। फलस्तीनियों का जेनोसाइड जो उन्होंने कमिट किया, जो नस्ल कुशी किया पिछले 2.5 साल के अंदर, वो इंसानी तारीख का एक तारीख बाब है, तारीख तरीन बाब है। और अल्लाह करे ये ईरान के साथ जो सुलह है, जंगबंदी जो है, ये पायदार अमन यहाँ पे कायम हुआ। तो कायम होने के बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है अपनी सफारती जो तल्लुकात जो हैं या अपनी जो स्टेटस मिला है हमें, उसको बरूएकार ला के फलस्तीन में भी और लेबनान में भी और इसराइल की जो जारियत है इसका को मुस्तकिल जो है इलाज किया जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान इजराइल का इलाज करेगा। खुशफहमी पर टैक्स नहीं लगता, जितनी मर्जी ले लें, लेकिन ये अगर पाकिस्तान को लगने लगा है कि वो अमेरिका का इजराइल से ज्यादा सगा हो गया है, तो फिर बता दें त्रिपाठी जी, क्या मुमकिन है ये, मतलब अगले 200-500 साल में भी? नहीं, देखिए बड़ी रोचक घटनाएं हुई सीज फायर के बाद, और पहली बात तो बड़ी जो तस्वीर है वो हृदय विदारक है, बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको जरा समझें, कल जब ये बात हो रही तो मैंने एक बात कही कि वो 10 पॉइंट जाने कितने टहल रहे हैं। हाँ, कल ही जब मैंने देखा था तो कहीं कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था, और मुझे इसी बात पर समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे संभव है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार ईरान को मिलेगा। ये असंभव है भाई। अमेरिका दुनिया के किसी देश को न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार दे दे, इम्पॉसिबल। इजराइल उसे स्वीकार कर ले, इम्पॉसिबल। जिसको आपने लगभग ध्वस्त कर दिया, तबाह कर दिया, वो इम्पॉसिबल। लेकिन पाकिस्तान है। अब आरोप क्या लग रहा है जो जेडी वैंस कह रहे हैं, जिसको हमें सुनना चाहिए। अच्छा, एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल कल्पना में जाते हैं। भारत किसी मध्यस्थता में होता, भारत के प्रधानमंत्री कोई बात लिख देते और उसका धाय धाय होने लगता, तो हमारे यहां तो सारा विपक्ष आके वो क्या कहते हैं, कौन सा नृत्य करने लगता कि ये मध्यस्थता करनी थी, ऐसे इज्जत गंवाने के लिए गए थे। अगर ये हमने कराया होता तो, और उसके बाद भी हो जाता। इसलिए कल्पना कह रहा हूं, भारत वो नहीं करता है जो पाकिस्तान जैसा दलाल देश कर रहा है। ये दलाल ही कर सकता है
कि हमको इनको कोई और कागज पकड़ाना है, इनको कोई और पकड़ाना है, जिससे दोनों ठीक रहे। इजराइल का इलाज करेंगे ये हम। और उसके नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं अभी। एक दिन में 10 मिनट में 100 ठिकाने, अब जो मैं उसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था वो तो कमाल है। इसको दुनिया में कहा जा रहा है, जो उसके एक्सपर्ट हैं, कि पेजर बम के बाद ये सबसे बड़ा अटैक है जो इजराइल ने किया है, न भूतो न भविष्यति है। और इजराइल छोटा सा देश है, उसके लोग कहां हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो मीटिंग कोई चल रही थी जिसको उसने, उनके हैकर्स ने हैक कर लिया, इजराइल के हैकर्स ने, और उसको आईडीएफ को दे दिया। इसीलिए 10 मिनट में इतनी सटीक तरह से वो मारा है। और सोचिए जरा, अगर इतने ठिकानों पर गया है तो 250 तो नंबर आ रहे हैं, कितने मरे होंगे जरा कल्पना कीजिए। और हम इसको युद्ध विराम कहेंगे, किसी भी कीमत पर युद्ध विराम हो सकता है। और अगर ईरान को ये लगता है कि जब मन किया, जब बैरियर उठाया, बैरियर गिराया, तो किसी दिन तो दुनिया को आएगा, भाई तुम हो आतंकवादी, इसमें बस करो। नहीं, लेकिन इसमें ये भी बता दें कि डायरेक्ट हमला ईरान और इजराइल के बीच में या अमेरिका की फोर्सेज और ईरान के बीच में अभी फिलहाल बंद कर दिया है, वो नहीं हो रहा। लेकिन उसके बीच में भी आपने ही बताया और मैंने भी पढ़ा, ऐसे कम से कम 4-5 बड़े हमले हुए जो इजराइल और ईरान ने एक दूसरे के ऊपर किए। अब ये लेबनान के लिए, जैसा जेडी वैंस ने कहा कि लेबनान के लिए ईरान, वो वाला तो जरा ठीक ही आपने कहा है। वो भाई, जिस देश में गधों पर जीवन चल रहा हो, गोबर पे टैक्स लगता जिस देश में गोबर पर टैक्स लगता हो, जिस भी देश में 10 ml सूंघ के 100 मीटर लोग दौड़ जाते हो, वो इजराइल से लड़ेगा। चले तो मतलब ये तो थोड़ा खामख्याली ज्यादा ही हो गई। अब जो जेडी वैंस कह रहे थे कि भाई क्या इजराइल ईरान लेबनान के लिए सीज फायर तोड़ेगा, तो ये बेवकूफी होगी। लेकिन नेतन्याहू क्यों लेबनान नहीं छोड़ सकते? उनकी वजह यह है कि उनके यहां भी डेमोक्रेसी है, ईरान जैसा नहीं है। इनको भी अपने ऑपोजिशन से, पॉलिटिक्स का, इस सब का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ होता है, हर बात पर ऑपोजिशन की एक व्यू होता है और वो इन्फ्लुएंस करता है सरकार के फैसलों को। उनके यहाँ का जो, और इनकी तो अपनी पूरी सरकार भी नहीं है, मैंने कल आपको बताया था, ये कोalition की सरकार है। जो आदमी जो मुख्य विपक्षी नेता है, आप अंदाजा लगाइएगा, जो आदमी मुख्य विपक्षी नेता है वो नेतन्याहू से भी कट्टर है उसके साथ, और वो कह रहा है कि हम अभी तक इनके साथ थे, अब नहीं। और उसने ऐलान किया कि नेतन्याहू ने सिर्फ अपने देश को नहीं, ट्रंप को बेवकूफ बनाया। ये ट्रंप को झूठे वादे करके जंग में ले गया। होना यह चाहिए था कि जंग की तैयारी के बीच सऊदी अरब को, यूएई को, सबको साथ लेकर के एक पूरा फ्रंट बनाना चाहिए था अरब मुल्कों के साथ, और सब मिलकर ईरान को खत्म करते। उन्होंने यह भी कहा कि इन्होंने हमको अमेरिका का क्लाइंट स्टेट बना दिया है, अमेरिका फोन पे हमको इंस्ट्रक्शन देता है, ये देश हम नहीं थे। फिर वो कहते हैं कि अभी जो होगा होगा, इसके बाद इलेक्शन होगा, इनकी सरकार जाएगी, हम सरकार में आएंगे और उसके बाद हम दोबारा युद्ध करेंगे और ईरान की ये जो सत्ता है इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मुख्य विपक्षी नेता इनके इजराइल के, सुनिए। לא הוסר, הטילים הבליסטיים והטילים של חיזבאללה עדיין מכוונים לכל בית בישראל. מדינת ישראל יצאה למלחמה הזו בקונצנזוס נדיר. הציבור תמך מקיר לקיר, אני תמכתי במלחמה ובמטרותיה, מהרגע הראשון, בעשרות ראיונות בתקשורת הבינלאומית. אבל אחרי 6 שבועות של הרוגים ופצועים וריצה למקלטים, התברר שנתניהו לא מסוגל לנצח שום מערכה. ראש הממשלה רימה את אזרחי ישראל, רימה את שותפיו, מכר לציבור בסדרה של מסיבות עיתונאים תיאטרליות. सर, चलेगी सीज फायर है, लेबनान पे ही टूट जाएगी? और नेतन्याहू की क्या मजबूरी है ऐसी लेबनान में फंसी हुई? देखिए, आप अभी जब जिक्र कर रहे थे तो मैं अभी जिक्र कर दूं कि आज के दिन में नेतन्याहू की रेटिंग सबसे ज्यादा है वहां पर, और वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स की रेटिंग में आ रहे हैं नेतन्याहू वहां पे। तो चुनाव से पहले वो ये जोखिम क्यों उठाएंगे कि विपक्षी दल का नेता जो है उनको बदनाम करे कि तुमने जो है वो अमेरिका का क्लाइंट, तुम जंग अधीरी बीच में छोड़ के आ गए। बिल्कुल सही है। देखिए, इजराइल का, जैसे अमेरिका का कॉन्सेप्शन क्लियर नहीं है ईरान को लेकर के, लेकिन इजराइल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमको ईरान को लेकर के क्या करना है और लेबनान को लेकर के क्या करना है। वो ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट पर अभी भी कायम है, और ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट में ये भी है लेबनान की टेरिटरी, ये भी ध्यान हमको रखना चाहिए। दूसरी बात, हिजबुल्लाह को वो कैसे छोड़ सकता है? वो हिजबुल्लाह जब तक वहां पर अस्तित्व में है, हिजबुल्लाह को जब तक खत्म नहीं कर देगा, हमास आज के दिन में पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है,
लेकिन हमास की कम से कम 90% तक कमर तोड़ करके उसने छोड़ गाजा ही दिया है। खत्म कर दिया तो क्या गाजा ही करेगा? खत्म कर दिया है। वैसे ही वो हिजबुल्लाह को बेरूत से जाकर के और भी शहरों सर मैं थोड़ा लेबनान से ज्यादा पूछ रहा हूं आपसे। जो इनके जैसे जो ये विपक्ष के नेता थे, उन्होंने कहा कि अच्छा नेतन्याहू ये बताएं तुमने क्या हासिल किया जंग में? आयतुल्लाह का शासन गया? नहीं गया। उसके पास यूरेनियम है। उसके पास मिसाइल बची है? मिसाइल बची है। क्या वो अभी भी डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल कह रहा है? कह रहा है। तो तुमने हासिल क्या किया? देखिए, ये बात तो सही है, लेकिन आप बताइए कि कोई देश दूसरे में जाकर के इतना बड़ा ऑपरेशन करने की अभी तक थी, उसके पूरे लीडरशिप को मार दिया है, पूरे तेहरान को बर्बाद करके छोड़ दिया। क्या नेतन्याहू पे ये दबाव है? नहीं, कि वो कंटिन्यू करे? बिल्कुल है। और यदि वो बैकआउट करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए पॉलिटिकली डेथ हो क्या होगा। ठीक। समीर जी का एक कमेंट आ रहा है, सर क्या अब बातचीत होनी है शनिवार सुबह से पाकिस्तान में? उससे पहले क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है संभावना कम है। जिस तरीके से इजराइल ने बोल दिया है कि भाई लेबनान पर हमला किया है तो ये स्वीकार नहीं होगा। और अमेरिका का जिस तरीके से बयान है, अभी तक तय नहीं हुआ है कि अमेरिका की तरफ से कौन इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान जाने वाला है। वेंस ने मना किया है। जेडी वेंस ने मना कर दिया, अभी आगे है। अभी आया, जेडी वेंस ने मना कर दिया, अभी नाम तय नहीं हुआ कौन वहां पर जा रहा है। ईरान की तरफ से कौन आएगा अभी ये भी तय नहीं। और जिस तरीके से अभी लेबनान में हुआ है, उसके बाद क्या ये बातचीत सिरे चढ़ेगी? मुझे लग रहा है कि बैठक में बड़ा मुश्किल है बातचीत में होना, क्योंकि इधर इजराइल लेबनान पे हमला कर रहा है, इधर उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके रखा हुआ है। तो बातचीत अब इस माहौल में जब इतना तनाव उत्पन्न हो चुका है सीज फायर के बाद, तो बातचीत कैसे शुरू होगी? और पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो दोनों को बिठा के मामला शांत करके बातचीत शुरू करवा सके। मुझे लग रहा है उसे सिर्फ स्पेस प्रोवाइड करिए, बाकी पाकिस्तान की हैसियत नहीं है। तो क्या पाकिस्तान, तो क्या अमेरिका इस मामले में बातचीत करने की स्थिति में होगा? मुझे लगता है। लेकिन ट्रंप किसी को भेजेंगे, ईरान भी किसी को भेजेगा। अब बातचीत से क्या निकलता है ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि ट्रंप जो वो अपना जो डेडलाइन था, वो डेडलाइन पूरा करने की, वो डेडलाइन के बाद उनको चुनौती थी बॉम्बिंग करने की, उससे बचने के लिए उन्होंने टेम्पररी सीज फायर किया है। इसके अतिरिक्त और कुछ एक युद्ध की बात हो रही थी और युद्ध में सीज फायर कितना कामयाब हुआ कितना नहीं हुआ आपने देखा। लेबनान पर भीषण बमबारी कर रहा है इजराइल और ऐसा लग रहा है कहीं लेबनान ही वजह ना बन जाए ये सीज फायर टूटने की। एक और बड़ी खबर इस वॉर के बीच में वो आपको बता दें जो हमसे जुड़ी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज नहीं गुजर रहे, कल केवल 4 जहाज गुजरे थे और एक बार खोलने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने फिर बंद कर दिया, ये कह के कि उल्लंघन हो रहा है सीज फायर की शर्तों का। अब ये खबर आ रही है कि ईरान मतलब IRGC वहां से गुजरने वाले तेल के एक एक बूंद पर वो टैक्स लगा देगा। खबरें हैं कि हर बैरल पर वो $1 टैक्स लेना चाहता है, हर बैरल पर। एक अनुमान के मुताबिक वहां से लगभग 7-8 मिलियन या 20 मिलियन 20 मिलियन बैरल पर डे गुजरता है। 20 मिलियन बैरल पर डे गुजर रहा है वहां से। तो 20 मिलियन बैरल मतलब $20 मिलियन, $20 मिलियन पर डे वो कमाएगा प्रति बैरल के हिसाब से। ऐसी खबरें वेस्टर्न मीडिया में आ रही हैं लगातार। हम तो अपना 85% तेल आयात करते हैं, वहां से हमारा बहुत ज्यादा तेल जो है 30 से 40% हॉर्मुज के रास्ते से आता है। ये भी खबर है कि अब ये जो शिपिंग कंपनीज हैं इन्होंने ये इस पर जो है चिंता जताई है और इनका ये कहना है कि ऐसे तो जो काम अभी हुआ कि बंद हो गया तो तेल के दाम चढ़ गए, अगर ऐसे वो टैक्स लगाएगा तो तेल के दाम कम नहीं हो पाएंगे। दूसरा, शिपिंग कंपनीज ये कह रही हैं कि हमारी अनिश्चितता खत्म नहीं हुई, अभी भी युद्ध में तो हम नहीं जा रहे थे या ईरान IRGC से इजाजत लेकर के जा रहे थे, वो कह रहे हैं अभी भी हम उसी स्थिति में ही हैं। आप कह लीजिए कि सीज फायर हो गई, हम पर उसका फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब इस सीज फायर के बीच में वो बेरोक टोक जहाज आ पाएंगे, दुनिया की आपूर्ति फिर से बहाल हो पाएगी, ऐसा फिलहाल नहीं हो रहा है। और आप देखिए कि ये सीज फायर के टूटने की जो कयास लग रहे हैं, इसके बाद कल काफी नीचे आ गया था तेल का दाम, मेरे ख्याल से एक बार फिर $100 के आसपास जो है वो आज फिर पहुंच रहा था। तो एक तो ये खबर है। दूसरी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उन्होंने एक बात कही है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में छोड़कर अमेरिका वहां से वापस ना आए। अगर वो ऐसा करता है तो वो एक तरीके से इस बात को पत्थर पर लिख के जा रहा है कि इस इलाके का दादा ईरान है। If Iran is now to be left in a dominant position where it decides whether oil from Saudi Arabia or Kuwait or Qatar or the other Gulf countries can exit by ship through the Strait of Hormuz, that would make Iran the major player in the entire Gulf region. That's something the U.S. has rejected for well over 50 years, that there's no one
country, whether it's an Arab country, whether it's Iran, whether it's a foreign government that can be left in control of oil from the Gulf. It'd be stunning if the president had abandoned that position. And if he hasn't, then Iran is in for some bad news. So I think the situation remains fluid. A lot depends on Trump. If he's really walking away, then maybe Iran will be the dominant power. I think that'd be a huge mistake if that were the result. और ये तो ईरान की शर्तों में से एक है कि ये हमारे कंट्रोल में रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ट्रंप का बयान है कैमरे पे कि ये जॉइंट वेंचर भी हो सकता है हमारे और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। तो अच्छा, इसमें बीच में एक खबर जो थोड़ी राहत देती है वो ये कि ईरान चूंकि इस पूरे इलाके के सारे देशों में से एक ही देश पर भरोसा करता है, वो है ओमान। उसने एक बार ये भी कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और ओमान तय करेंगे कि ये कैसे चलेगा। ओमान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का बयान मैंने आज देखा, वो ये कह रहे थे कि हॉर्मुज जो है वो कोई मैन मेड चैनल नहीं है, ये जो है ये समंदर है और ये फ्रीवे है, तो इस पर कोई टैक्स लगाने का हमारा कोई प्रस्ताव नहीं है, ऐसा ओमान अभी कह रहा है। लेकिन अमेरिका का ट्रंप का और ईरान का क्या करेंगे? देखिए, बात यहीं पर आकर के हो जाती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा ये मान करके जाता है कि ये इंटरनेशनल वाटर है और इससे उस पर कोई उसका अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो वहां से, ये एक प्रकार के यदि ईरान कर रहा है तो ये तो इकोनॉमिक टेररिज्म है ना। आप इसे इकोनॉमिक टेररिज्म कह सकते हैं कि भाई हम तुमको तेल यदि इस रास्ते से गुजारोगे तो यही स्थिति कल मलक्का स्ट्रेट की होगी, बाकी स्ट्रेट में यही हालत होगी। लोग उसके जो नजदीक हैं वो क्या करेंगे, कहेंगे कि ये हमारा क्षेत्र है, इससे हम गुजरने नहीं देंगे। हम $1 पर बैरल, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं? बिल्कुल है। यदि ये कर सकता है वो भाई 14 करोड़ रुपए माने हर जहाज से वसूला जा रहा हो यदि, तो आप सोच लीजिए ना कि उसके 90 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी तो ऐसे ही उसको वहां से आ जा रहा होगा जितने जहाज चलते हैं। इसका एक मैथमेटिक्स लोगों ने करके किया तो 90 बिलियन। यही पूछ रहा हूं, बहुत लोग कह रहे हैं वो अपने सारे जो भी युद्ध में नुकसान हुआ उसकी कमाई करने का यही तरीका बचेगा। युद्ध में नुकसान तुम्हारा किसने किया? अमेरिका ने किया ना, उससे वसूलोगे ना तुम। युद्ध में नुकसान तुम्हारा किसने किया? इजराइल ने किया ना, उससे वसूलोगे। तुम इंडिया से वसूलने के लिए थोड़ी हो, जापान से थोड़े वसूलोगे, बाकी सभी देशों से थोड़े हो। और सबसे बड़ी बात है, इंटरनेशनल वाटर में तुम ये कैसे कर सकते हो? तो दुनिया नहीं होने देगी, नहीं पूछ रहा भाई, मैं कह रहा हूं कल अरब सागर में उसके जहाज, एक चीज आप एक सुने, मान लीजिए कल 2 मिनट के लिए आया है कि जो अरब सागर में यदि आती है जहाज, ओके, भारत की जो है वो कहना शुरू करें कि हम इस क्षेत्र में दादागिरी। आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है इन थियरी, मैं कह रहा हूं क्या ईरान इसको इंप्लीमेंट कर सकता है? मैं पूछ रहा हूं। कतई नहीं कर सकता है। क्या वहां पर जो दूसरे देश हैं जिनके दो तरफ का हिस्सा है ना, वो सारे के सारे देश मान जाएंगे कि अच्छा ठीक है चलो, ओमान ने कही दिया कि इंटरनेशनल वाटर है, हम कतई नहीं लगाएंगे, ओमान ने बहुत साफ कहा है। दूसरा, उस पर आ जाइए, क्या ये होगा कि जो जहाज निकलेंगे उसमें एक जहाज को कहेगा अच्छा तुम मेरे मित्र हो, तुमको $1 नहीं देना है, दूसरे को देना है? ऐसा भी कर सकता है? ऐसा हो पाएगा? अगर होगा तो दुनिया में सीधी तौर पर ईरान विरोधी एक बड़ा खेमा तैयार हो जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब ट्रंप ये करेंगे हम दोनों मिलकर ज्वाइंट वेंचर में चलाएंगे, चाइना का जहाज रोक लेगा, अमेरिका कहेगा कि वसूली दो। इन तीनों सिनेरियो को आप देखिए, मुझे कतई नहीं लगता है कि ये लंबे समय तक चल पाएगा। हो सकता है कि इसको एक वो बार्गेन चिप के तौर पर, और जरा ये भी तो समझिए, जिस दिन प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शन अमेरिका के हट गए तो जो रिबिल्ड करनी इकोनॉमी उसके लिए तो उसके पास ढेर सारे रास्ते हैं, उसके पास आगे भी बहुत सारी खबरें रह गई हैं। सर, एक इंपॉर्टेंट बात नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? रसिया को हो रहा है। अच्छा ठीक है सर, अब आगे खबर एक बार फिर मैं वो शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की भूमिका वाली बात कर रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ जानकारी आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स और फाइनेंशियल टाइम्स, 2 प्रमुख अखबार हैं अमेरिका के, इन्होंने खबर ये दी है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खबर दी है कि जो पोस्ट किया था शहबाज शरीफ ने, जो उसके ऊपर लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पोस्ट ऑन एक्स, वो पोस्ट एक्चुअली चेक करके वेट करके ट्रंप ने भिजवाया था कि ये कहो पोस्ट करने के लिए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। फाइनेंशियल टाइम्स जो है, फाइनेंशियल टाइम्स ने ये कहा है कि ये सारा खेल जो था ये ट्रंप का ही था और ट्रंप ये चाहते थे कि ईरान से बात करने के लिए पहले तो कोई उसका पड़ोसी होना चाहिए जो हमारा सबसे ज्यादा वफादार हो, और दूसरा वो कोई मुस्लिम देश हो। जो हम कह रहे हैं ना कि भाई भारत नहीं, कोई और देश क्यों नहीं, वो एक मुस्लिम देश को ही चाहते थे वार्ताकार या मीडिएटर बनाना, अगर आप कह सकते हैं पाकिस्तान को। ये तो वो पड़ोसी भी हो, उसकी सीमा भी लगती हो और मुस्लिम देश हो, ये ट्रंप की कंडीशन थी। वही जाकर के बात करेगा क्योंकि जो सेंटिमेंट है वो बेटर कन्वे कर पाते या समझ पाते, ये उनका कहना था।
अब इसका लेकिन नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान को मैंने पहले भी कहा कुछ खामख्याली हो गई अपने बारे में। शहबाज शरीफ ने कल पूरी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और कैमरे लगवाए सामने और फिर उन्होंने भाषण देना शुरू किया। तो भाषण में सबसे पहले तो उन्होंने जो थैंक यू भेजा वो सऊदी अरब को भेजा, क्योंकि सऊदी अरब $5 बिलियन देने वाला है इनको। तो कहा कि मेरी सऊदी अरब के शासक से बात हुई है, बादशाह से, और मैंने उनसे कहा कि हम आपका हमेशा ख्याल रखेंगे। उन्होंने कहा हम आपका हमेशा ख्याल रखेंगे। और फिर उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया में टोक्यो से लेके फलानी जगह तक, फिर कैसाब्लैंका से लेकर के मलेशिया तक, सब जगह, हर जगह टीवी पर केवल यही बात हो रही है कि पाकिस्तान ने कितना कमाल किया है। सुना दीजिए शहबाज शरीफ। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज्जत अता फरमाई है, पाकिस्तान की तारीख में इट इज द मोस्ट शाइनिंग मोमेंट। टोक्यो से लेकर लंदन तक और कासाब्लैंका से लेकर कोलालमपुर तक टेलीविजन और तमाम जो इदारे जो हैं, जिस तरह आज पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह का मंजर देखते आप कभी नहीं देखा। टेबल ही ना टूट जाए, इतनी टेबल पीटी वहां लोगों ने, कमाल किया भाई। कैसाब्लैंका तक गई है सर पाकिस्तान की आवाज। समीर जी ठीक है, मुझे लगता है कि भाई पाकिस्तान को अरसे के बाद ऐसा कुछ मिला है मौका कि मतलब जिसमें वो ना 3 में ना 13 में है। सिर्फ ट्रम्प ने देश को इसलिए चुना कि वो पाकिस्तान का गुलाम है, वफादार नहीं है, गुलाम है। जो ट्रम्प कहेगा पाकिस्तान वो करेगा। और इसीलिए ट्रम्प ने कहा कि भाई ऐसा देश देखो जो ईरान का करीबी भी हो, एक मुस्लिम कंट्री भी हो और सबसे बढ़कर हमारा गुलाम हो। तो इससे बड़ा गुलाम तो अमेरिका को मिलेगा नहीं। ट्रम्प जानते थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का चुनाव किया। और ये अपने गुलामी में अपने आप की बहुत बड़ी जीत अगर समझ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, जिस तरीके से कैबिनेट को वो संबोधित कर रहे हैं और कैबिनेट में जिस तरह से उनको लेकर तारीफ हो रही है, मेजे थपथपा रहे हैं, जिस तरीके से मीडिया उनको इस समय वहाँ का एक शहंशाह बता रहा है, आसिम मुनीर जिस तरीके से अपना सीना चौड़ा करके चढ़ रहे हैं कि देखिए मैंने क्या कर दिया, मुझे लग रहा है कि ठीक है उन्हें कुछ दिनों की खुशी मिलने का मौका वो बना रहे हैं इस बात को। लेकिन ये भी तय है कि पाकिस्तान की इसमें कोई भूमिका नहीं है। अमेरिका की मजबूरी थी कि उन्हें एक ऐसा देश चाहिए था और उस मजबूरी में सिर्फ पाकिस्तान फिट बैठता था। इससे पाकिस्तान का चुनाव इससे क्या पता लगता है आपको? ये जो आपने भी शहबाज शरीफ को सुना, अभी एक और बयान आपको सुनाऊंगा। छोटा देश, छोटी सोच, ऐसे कौन ढोल पीटता है कि हमने दुनिया में जो है इतना बड़ा कारनामा कर दिया? अगर किया भी हो तो लोग नहीं करते। डिप्लोमेसी की बातें तो इस तरीके से कही ही नहीं जाती जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं। वो जैसे आपने इनके रक्षा मंत्री को सुना, वो कह रहे हैं हम इजराइल को सबक सिखाएंगे। अब इनकी टीवी पर डिबेट हुआ, इनकी जिस पार्टी से ये आते हैं इस सरकार में शहबाज शरीफ, इनकी पार्टी के नेता कह रहे थे कि इनको और आसिम मुनीर को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अभी तो इन्होंने ट्रंप को नॉमिनेट किया हुआ नोबेल को, उसको तो मिला नहीं, इनको अपने लिए भी चाहिए। अब अंग्रेजी में एक शब्द होता है पेंसिल पुशर, क्लर्क ना भी कहें तो पेंसिल पुशर, कॉपी पेस्ट करने के लिए नोबेल चाहिए उनको। नहीं, मुझे तो लग रहा है ट्रंप साहब को एक खुद नोबेल प्राइज बना लेना चाहिए, ट्रंप नोबेल प्राइज। उसमें ट्रंप साहब खुद ले लें, आसिम मुनीर साहब ले लें, शहबाज शरीफ साहब ले लें, नेतन्याहू साहब ले लें, ये चारों लेके और कहें कि हमने नोबेल प्राइज जीता है। ये वैसी ही बात है। अब बताइए, जो दुनिया में सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा संपोषक जो है उग्रवाद का, आतंकवाद का, वो पाकिस्तान है। वो नोबेल प्राइज खुद अपने लिए मांग रहे हैं। तो ये मैं बार बार रोज कहता हूं इस बात को कि वो कब टॉयलेट पेपर बन जाए, कब इंपॉर्टेंट बन जाए, ये पाकिस्तानियों को भी शायद नहीं पता है। और ये सारा जो कर रहे हैं जिस काम के लिए, वो है पैसा। वो पैसा कहां से आएगा? कुछ क्रिप्टो करेंसी से तो इनके लोग एलिट भेजते ही हैं, कुछ सऊदी अरेबिया से आ जाए, कुछ और गल्फ कंट्री से आए। तो ये पैसे का ही सारा लड़ाई, क्योंकि इकोनॉमी तो इनकी खत्म है। अब ये पावर प्रोजेक्शन ही कर सकते हैं। एक हाइब्रिड गवर्नमेंट चला रही है, आर्मी एक तरफ, सिविलियन एक तरफ, और वो मिल के जो है सो और अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। और अब तक ट्रंप साहब ने बोर्ड ऑफ पीस की तो बात ही नहीं की। वो तो बोर्ड ऑफ पीस, और ये जितने भी है ना, दे आर ऑल बोर्ड ऑफ पीस, मतलब सब जो है पीस से बोर हो चुके हैं, इसीलिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं। सऊदी अरब वाला हिस्सा तो मैंने सुनाया ही नहीं। शहबाज शरीफ जो बात बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सर्वेंट बात कर रहा हो मालिक के लिए कि मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने ऐसा कहा, मैंने उनसे ऐसा कहा। ऐसा लग रहा था, जैसा ही लग रहा था सही में। अच्छा, ऐसा है, मतलब जो सच है उसको आपको लग रहा था। ये भी कमाल है जो है, सच तो वही है ना, मतलब। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हम लोग ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ कि वो क्यों ऐसे कर रहा है। अरे भाई, कोई भी कहा जाता है ना कि जिसकी औकात नहीं हो मिल जाए, तो फिर वो वही दिखाता है ना। जिसके पास है, जो बड़ा देश होगा, वो थोड़ी ना इस तरह की बात करेगा। तो ये तो वही औकात से ज्यादा फूला हुआ घूम रहा है। कब फटेगा देखिएगा, कभी बम फटता है, कभी भी फटता है। अच्छा, दूसरा, अभी ट्रंप जो है वो नेटो पे फट रहे हैं।
ट्रंप ने कल 2-3 बार ऐसी बात कही है, व्हाइट हाउस ने ऐसी बात कही है, वो कह रहे हैं कि हम बाहर आ जाएंगे नेटो से, ये किसी काम की नहीं है। हमने पहले ही कहा था कि ये हमारी कभी मदद नहीं करेंगे और ये आगे भी कभी हमारी मदद नहीं करेंगे और हम हमेशा याद रखेंगे। तो उन्होंने कहा, देखिए, रिमेंबर ग्रीनलैंड दैट बिग पोरली रन पीस ऑफ आइस, उसमें क्या उन्होंने हमारा साथ दिया था? नहीं, ये सीरियस है। मार्क रूट जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो वॉशिंगटन आए हुए हैं, उनकी ट्रंप से मीटिंग भी हुई थी कल, उसकी खबर आती होगी। वो ट्रंप के बड़े करीबी भी हैं। उन्होंने डैडी कहा था इनको, लेकिन अब इन्होंने, ट्रंप ने कहा व्हाइट हाउस में के बयान में ये है कि ट्रंप जो है बहुत सीरियसली मार्क रूट से बात करने वाले हैं नेटो छोड़ने के बारे में। और मार्क रूट ने ये तो केवल हाँ में हाँ मिलाते हैं ट्रंप की। इन्होंने कहा हाँ, वो जो ट्रंप कह रहे हैं उनकी कुछ नाराजगी नेटो कंट्रीज से, वो जायज है। देखिए, नेटो टूटेगा, ट्रंप बाहर आएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि नेटो टूटेगा, क्योंकि ये दोनों के लिए खतरनाक है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप जो है वो चाहते थे कि जो नेटो के कंट्री हैं उनके साथ आकर के खड़े हो जाएं, लेकिन उन लोगों की थी कि भाई ना यूनाइटेड नेशन का यदि अप्रूवल होता या नेटो ने इसको अप्रूव किया होता तब बात बनती है, तब जाकर के वो युद्ध में सम्मिलित होते। लेकिन चूंकि यूएन का इस पर नहीं था, यूएन का कोई इसके पक्ष में नहीं था रेजोल्यूशन, तो किस हैसियत से आकर तो उनका मानना था कि ये इजराइल और अमेरिका का व्यक्तिगत युद्ध है, इसलिए इसमें नाटो को आना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जितनी अपेक्षा थी नाटो के कंट्रियों को, खास करके जर्मनी को, फ्रांस को, ब्रिटेन को, कि जितना उनको था अपेक्षा थी कि अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करे, वो चूंकि नहीं किया उन्होंने। ट्रंप कुछ बोला लिखा उसमें नहीं, मतलब ट्रंप को नेटो से बाहर अमेरिका आ जाए, क्या ये संभव है? मुझे नहीं लगता है कि संभव है। वो धमकाते रहेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि हम 1 लाख जो हमारे हैं वो हम आर्मी वहां से निकाल लेंगे। दो एक देशों के नाम मैं भूल रहा हूं, ये भी कल अमेरिका ने कहा है कि यहां से तो अपने बेसेस हम वाइंड अप कर रहे हैं, हम बेस नहीं रखेंगे यूरोप में। यहां भी डील मेकिंग चल रही है सौरभ जी, अगर आप देखेंगे ना तो यहां भी कुछ उनका फंसा हुआ। और ग्रीनलैंड में जो पहले भी मार्क रट ने कहा कि हमने एक बोर्ड बनाई है, कमेटी बनाई है जो एग्जामिन करेगी कि कैसे अमेरिका वहां जा सकता है, ये सारा खेल उसका भी है। मार्क रट उसके लिए भी आए होंगे। आप ये सोचिए ना, तुर्की भी नेटो कंट्री है, ईरान अगर उस पर अटैक कर दे तो क्या नेटो इन्वॉल्व होकर इनसे लड़ेगा? और इसीलिए तुर्की को इन्वॉल्व नहीं किया गया इस पीस प्रोसेस में, इस्लामाबाद को वेन्यू रखा गया। जबकि हिस्टोरिकली देखें या पिछले 3-4 साल से देखें तो तुर्की या अंकारा, इस्तांबुल बहुत बड़ा एक अड्डा रहा है उनके लिए मीडिएशन के लिए, लेकिन यहां इस समय नहीं किया है उन्होंने। तो ये कह देना कि ट्रंप साहब उससे निकल जाएंगे, अमेरिकी खुद नहीं चाहेंगे। ये तो रूस की सबसे बड़ी जीत होगी पुतिन की, अगर ट्रंप ये नेटो टूट जाए तो। भाई, ट्रंप नेटो बना जिसलिए था और उसका लाभ सर्वाधिक किसको मिला? उसका लाभ यूरोपीय कंट्रियन को, यूरोपीय देशों को नहीं ज्यादा मिला। उसका सबसे बड़ा लाभ अमेरिका को मिला। यूरोपीय यूनियन के देश उनके पीछे खड़े रह के अपनी एक, जिसको कहते हैं ना कि एक पीछे खड़ा अमेरिका को क्या लाभ मिला? अमेरिका की ताकत बढ़ी, अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ी, अमेरिका की डिफेंस पावर बढ़ी, वो सारा काम उसने किया। नहीं त्रिपाठी जी, देखे जितना उनको अपने डिफेंस पर एक्सपेंडिचर करना पड़ता, आर्मी रखनी पड़ती, वो कम से कम नहीं रखनी पड़ी है। इस एंगल को मत छोड़िए। देखिए, यूरोप के कितने कंट्री हैं, किसी को 25,000 है, किसी को सवाल। सर, हम लोग विषय से भटक रहे हैं। सिर्फ एक लाइन, अमेरिका के बेसेज हैं तो आप ये मत समझिए कि वो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है, उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट में अमेरिका वापस लेता है। ठीक बात है, यूरोपीय यूनियन के देश, सोचिए आप, डेनमार्क को उसकी सिक्योरिटी थी, कह दिया तुमको तो हम लेके चले आए, डंडा लेके कैसे हमसे लड़ोगे? तो अमेरिका को उसका अमेरिका दादागिरी करता रहा ना उसी बूते। नहीं, सवाल यह है कि पहली बात, ट्रंप क्या सोचते हैं? सर, ट्रंप क्या सोचते हैं? सवाल इस बात का है, वो कहते हैं पुतिन मेरा दोस्त है, वो कहते हैं नेटो पे मेरा बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा होता है, बाकी कोई देश खर्चा नहीं करते। ट्रंप की सोच में क्या नेटो की जरूरत भी है? मैं ये कह रहा हूं, सवाल इस बात का है कि क्या ट्रंप ये मानते हैं कि नेटो की अब जरूरत नहीं है? क्या रूस जो है वो पूरे यूरोप के लिए खतरा है कि मैं वहां पर इतना बड़ा अलायंस और फौज बना के रखूं और उस पर अरबों रुपया खर्च करूं? सवाल इस बात का है समीर जी। निश्चित रूप से ट्रंप का जो टेम्परामेंट है, जिस तरीके से ट्रंप व्यवहार कर रहे हैं, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि ट्रंप ये डिसीजन ना लेंगे कि नाटो से बाहर ना निकले। उनको लगेगा कि नाटो ने जरूरत है मेरा साथ नहीं दिया और ये देश जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं तो ट्रंप बाहर भी आ सकते हैं। अब ये नाटो देशों के ऊपर है कि उनको डर लगा कि अगर ट्रंप बाहर निकल गया तो उनके साथ क्या होगा। मुझे लगता है वो ट्रंप को मना लेंगे और कोशिश करेंगे कि ट्रंप बाहर ना निकले, लेकिन ट्रंप की धमकी बता रही है कि हो सकता है कि ट्रंप वहां से नाटो से बाहर निकलने का अल्टीमेटम दे दे।
तमाम बड़ी संस्थाओं से ट्रम्प निकले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रम्प बाहर निकल गए, तमाम ऑर्गेनाइजेशन से ट्रम्प बाहर निकले, उस आदमी की बात को आदमी इसको लेकर खारिज बाहर नहीं किया जा निकलना है, सकता, वो तो धमकी वो दे भी रहा है। एक ट्रुथ पे लिख देंगे कि मैं नाटो से बाहर हो रहा हूँ। बट प्रोफेसर साहब की बात भी ठीक है कि ये भी डील मेकिंग का हिस्सा हो सकता है। एक सीज फायर से जुड़ा एक और अहम अपडेट मैं आपको बता दूं, क्योंकि छोटी छोटी बातें भी जो हैं वो कभी भी इस सीज फायर के टूटने की वजह बन सकती हैं। ईरान एक बड़ा आरोप लगा रहा है। पहले तो उसने अपने सारे खाड़ी पड़ोसी देशों पर हमले बंद नहीं किए, उसने हमले किए। सीज फायर का ऐलान होने के बाद ईरान ने यूएई, कुवैत और बहरीन पर बॉम्बिंग की है, और यूएई में उसने फुजैरा के तेल भंडार को निशाना बनाया है। अबू धाबी के हबशन गैस कॉम्प्लेक्स पर भी ड्रोन अटैक किए हैं, और इसको कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा है। और ईरान जो आरोप लगा रहा है वो बहुत बड़ा आरोप उसने लगाया है, और कहीं इस पर वो अमल ना कर दे इसके जवाब में कुछ बात पर। उसने कहा कि यह हमला मैंने जो फुजैरा पर किया, कि मेरी जो एक रिफाइनरी है लवान, उस पर हमला हुआ, उसके मैंने जवाब में विरोध में किया। अब ये जो हमला वो कह रहा है मेरी रिफाइनरी पर हुआ, उसका आरोप है कि ये यूएई के मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने बॉम्बिंग की इस पर। अगर ये आरोप सही है तो युद्ध में पहली बार किसी खाड़ी देश ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल किया ईरान के खिलाफ, और एक बहुत मेजर एस्केलेशन होगा। ईरान ऐसा दावा अभी कर रहा है, तो ये तो यही दावे तो वजह बन जाते हैं आगे लड़ाई के। नहीं, देखिए, यूएई अपनी एयरफोर्स यूज करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा ये। और छोटी छोटी घटनाएं बात बहुत बड़ा स्वरूप लेता है, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वॉर। लेकिन यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि ईरान थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा है अपनी बातों को प्रूव करने के लिए, कि अगर ऐसा हुआ तो वो अटैक भी कर सकता है, और इस पोजिशन में है तो वो ज्यादा प्रूव करने के लिए। मुझे किसी भी तरह से ये नहीं लग रहा है कि यूएई यूनिलैटरली ये मूव करे कि उन पर अटैक करे, और ये भी बताना चाहते हैं इजराइल को कि अगर तुमने भी ऐसा किया तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। ये भी एक उनका पॉइंट है। लेकिन इस समय हमको सबसे चीज जो देखनी होगी, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। एक्सीडेंट इन द सेंस कि कोई मिसकैलकुलेशन, उसका कैलकुलेटेड एंड जो डिफाइंड नहीं हो, कहीं वैसा कुछ ना हो जाए, कहीं सिविलियन एरिया में ईरान के ड्रोन न गिर जाएं गल्फ कंट्रीज में, तो वो सारे वेरिएबल रहेंगे। लेकिन ये एक चीज तो है कि ये जंग जो है वो थोड़ा रुका है। अब इसमें जो भी डिटर्मिनेंट हो, कल परसों वो क्लियर होता ही जाएगा जब इस्लामाबाद में बात शुरू होगी। तो ठीक है, आपने अब फाइनल कमेंट आपका, आपने कहा है कि ट्रंप वापस युद्ध में नहीं लौटेंगे। बिल्कुल नहीं, इस फॉर्म में नहीं लौटेंगे। ठीक है, समीर जी, आपको लगता है सीज फायर टिकेगी? नहीं, मुझे लगता है कि लौट भी सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है वापस लौटना उनका। जिस तरीके सीज फायर होल्ड कर सकती है। हाँ, होल्ड कर सकती है। तमाम तरह के दबाव ट्रंप पे रहेंगे, और ट्रंप यहां तक बढ़े, इसका मतलब मुझे लगता है वो सीज फायर कंटिन्यू करेंगे। चाहते हैं वो, बताइए त्रिपाठी। नहीं, बिल्कुल ये रुका रहेगा, क्योंकि अमेरिका को जो कुछ अचीव करना था, मेरा ये मानना है वो अपनी नजर में अचीव कर चुका है। उसको जो करना है वो इसी तरह से करता रहा, और हम लोग ये भूल जाएं कि उसकी साख चली गई है। वो हमेशा उसकी साख जाती है, वो ऐसे ही पावरफुल बना रहता है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, रीजनल अटैक, वॉर चलती रहेगी। ओके, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी, समीर जी, प्रोफेसर अमिताभ जी, बहुत धन्यवाद आपका आज कहानी कुर्सी की में आने के लिए। कर फिल्म लेंगे 1 बजे।